V11 अध्याय 101 रेडियंस दूत। लिन युआन ने देखा कि उसका हाथ सफ़ेद और पतला था, लेकिन ये बिल्कुल भी स्त्रीलिंग नहीं था क्योंकि हड्डियों की संरचना और रेखाएं उचित तरीके से अलग थीं। जब उसकी हथेली को देखा तो वह सफ़ेद थी लेकिन लाल रंग की थी, जो हथेली पर मौजूद अनोखी रक्तवाहिकाओं को दिखा रही थी। क्या यह मेरा हाथ है? लिन युआन हमेशा एक सुंदर व्यक्ति के मार्ग पर था। जब उसकी उत्कृष्ट सुंदरता को उसके धूप जैसे रूप के साथ जोड़ा जाता था तो वह विश्वसनीय, ताज़ा और साफ सुथरा दिखता था। हालांकि लिन युआन का हाथ अब वैसा नहीं रहा जैसा कि वह अभी था। एक साधारण 18 वर्षीय व्यक्ति की तरह लिन युआन की हथेलियों में कड़ी मेहनत के कारण कठोरपन आ गया था। आत्मा की क्यूई को महसूस करने में सक्षम होने के बाद उसका शरीर ठीक हो सकता था, लेकिन दुबले पतले लिन युआन को फिट नहीं माना गया। फिर भी अपने हाथों के अलावा लिन युआन ने महसूस किया कि उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अभी सावधानीपूर्वक तराशा गया हो। क्या ये सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया के अमृत का सुदृढ़ीकरण प्रभाव है? जिस क्षण से किसी व्यक्ति के माता पिता ने उसे जन्म दिया, उसके पास उसका अपना अनूठा जीन मॉडल होगा। विकास के दौरान जीन में ऐसी खामियां विकसित होंगी जो किसी व्यक्ति को जीन मॉडल की ओर विकसित होने से रोकेंगी। सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया की अमृत क्षमता शरीर की अशुद्धियों को साफ करने और नींव को मजबूत करने की थी। अमृत की ऊर्जा शरीर के भीतर की खामियों की भरपाई करती है और शरीर को दोषरहित जीन मॉडल की ओर विकसित होने देती है। गर्म पानी के झरने से निकलने के बाद त्वचा अपने आप झरने के पानी को पीछे हटा देती थी। उसकी त्वचा बहुत ज्यादा सफ़ेद नहीं थी, बल्कि उसका रंग हल्का शहद जैसा था। लिन युआन आईने के सामने चला गया और उसने पाया कि वह आईने में अब भी वैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसका रूप कहीं ज्यादा सुंदर था। उसमें एक युवा की सुंदरता थी और यह पौधों की खुशबू और सूरज की गर्मी के साथ घुल मिल गई थी। इसने वास्तव में एक अद्भुत आभा बनाई। लिन युआन ने अनजाने में ही चौंक कर देखा क्योंकि उसे लगा कि आईने में दिख रहा व्यक्ति वाकई बहुत सुंदर है। लेकिन ये सोचने के बाद कि आईने में दिख रहा व्यक्ति वही है, लिन युआन ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मैं इतना आत्ममुग्ध व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? अगले कुछ दिनों तक लिन युआन ने चंद्र महारानी द्वारा रेडियंट मून पैलेस में पकाए गए आध्यात्मिक सामग्री वाले व्यंजनों का आनंद लिया। हालांकि चंद्र महारानी ने लिन युआन को यह नहीं बताया कि वह खाना पकाने वाली थी। दिन के समय चंद्र महारानी लिन युआन को प्रजनन कक्ष में बुलाती थी। वह लिन युआन को कुछ खास नहीं सिखाती थी और लिन युआन को केवल ये देखने की अनुमति देती थी कि वह कैसे विकसित होती है और परियों को बढ़ाती है। लिन युआन गंभीरता से देख रहा था। चंद्र महारानी द्वारा प्रदर्शित विधियों और जीनियस के साझा ज्ञान के कारण लिन युआन ने पाया कि आध्यात्मिक अवयवों का उचित संयोजन फेस के विकास में बहुत सहायता कर सकता है। लिन युआन की विधि नियमित सृजन मास्टर्स से काफ़ी अलग हो सकती है, लेकिन यह अभी भी लिन युआन के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद थी। लिन युआन ने गंभीरता से देखा, चंद्र महारानी भी बहुत खुश थी और अपने तरीकों को बहुत विस्तार से बताती थी। समय समय पर वह कई चीज़ों के बारे में जानकारी और सलाह भी देती थी। ये संपर्क के कुछ ही दिन हो सकते हैं, लेकिन उनका संबंध पहले की तरह इतना अलग नहीं था। लिन युआन पहले से ही धीरे धीरे चंद्र महारानी को अपना गुरु स्वीकार कर रहा था, जबकि चंद्र महारानी ने लिन युआन को अपने शिष्य के रूप में सावधानीपूर्वक व्यवहार किया। चंद्र महारानी को एहसास हुआ कि गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता एक दूसरे को अरे कहने जितना आसान नहीं है। एक दूसरे को स्वीकार करने के बाद गुरु और शिष्य एक दूसरे के प्रति अपना दिल और स्नेह उंडेल देते थे। इन कुछ दिनों के दौरान लिन युआन ने देखा कि चंद्र महारानी के प्रजनन कक्ष में सिर्फ बेल पक्षी ही नहीं थे जो सहायक के रूप में काम कर सकते थे। वहाँ एक छोटा खरगोश भी था जो लगातार मूली खाता रहता था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में मूली कभी पूरी तरह से नहीं खाई जाएगी। हर बार जब लिन युआन उसे उठाना चाहता था तो छोटा खरगोश चकमा देकर कहीं और कूद जाता और अकेले खेलने लगता। इस दिन जब चंद्र महारानी ने परियों का पालन पोषण समाप्त कर लिया तो उसने लिन युआन को बुलाया और पूछा, इसके बाद तुम्हारी क्या योजना है? लिन युआन ने चंद्र महारानी के सवाल का जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मैं अगले साल रॉयल कैपिटल में एक स्टोर खोलने की योजना बना रही हूँ। मुझे जिया क्षेत्र में वापस लौटना होगा और कुछ मामलों को संभालना होगा। चंद्र महारानी ने जवाब में सिर हिलाया और कहा, चाहे वह क्रिएशन मास्टर हो या स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल, रास्ते में बहुत सारी मुठभेड़ें होंगी, जैसे आयामी दरारों में रोमांच या आदिम जंगलों या बंजर नदियों में परियों को पकड़ना। ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनका अनुभव किया जाना चाहिए। रॉयल कैपिटल जाना वास्तव में एक बढ़िया विकल्प है। लिन युआन ने सिर हिलाया। ये दुनिया बहुत बड़ी थी और इसमें कोई सीमा नहीं थी। वह अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि इस दुनिया में कदम रखने की क्षमता हासिल कर सके। हालांकि लिन युआन की एक और महत्वाकांक्षा थी और वह थी रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य बनना। इस तरह लिन युआन ने अपने विचार बताए और चंद्र महारानी से एक ताज़ा मुस्कान प्राप्त की। तो फिर आपको कड़ी मेहनत करनी होगी।
चूंकि आप रेडियंस 100 सीक्वेंस के लिए प्रतिस्पर्धा करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि रेडियंस 100 सीक्वेंस तो बस शुरुआत है। रेडियंस 100 की प्रणाली रेडियंस दूतों के लिए उम्मीदवारों को चुनना है। रेडियंस एनवॉय एक ऐसा शब्द था जिसे लिन युआन ने पहली बार सुना था। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, चाहे वह समाचारों में हो या स्टार वेब में। चंद्र महारानी ने लिन युआन की ओर देखा और कहा, केवल 5 रेडियंस दूत हैं और वे युवा पीढ़ी के बीच रेडियंस फेडरेशन के सच्चे स्टील जैसे स्तंभ हैं। रेडियंस दूतों का चयन केवल रेडियंस 100 सीक्वेंस से ही किया जाएगा। बोलने के बाद चंद्र महारानी ने एक पल के लिए बड़बड़ाया और बोलना जारी रखा, रेडियंस फेडरेशन बहुत बड़ा है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ रेडियंस फेडरेशन ही नहीं है। फ्रीडम फेडरेशन और एज्योर फेडरेशन भी रेडियंस फेडरेशन के बराबर हैं। ये तीनों बड़े फेडरेशन बराबर हैं। एक समूह ऐसा भी है जो 100 छोटे फेडरेशनों से बना है। रेडियंस दूत रेडियंस फेडरेशन के युवा फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि दूसरे फेडरेशनों की युवा पीढ़ियों से मुकाबला किया जा सके। चंद्र महारानी के शब्दों ने लिन युआन को चौंका दिया। रेडियंस फेडरेशन भी इतना विशाल था कि इसकी सीमाओं को पहचानना मुश्किल था, लेकिन वास्तव में 2 और संघ थे जो रेडियंस फेडरेशन से मुकाबला कर सकते थे। 100 से अधिक छोटे संघों के जुड़ने के साथ लिन युआन वास्तव में विश्व मानचित्र के आकार की कल्पना नहीं कर सकता था। रेडियंस दूत एक ऐसा शब्द था जिसने लिन युआन के खून को खौला दिया। ये सम्मान और मिशन का एक संयोजन था। रेडियंस दूत की जिम्मेदारी महिमा हासिल करना था और यह एक बहुत बड़ा काम था। चंद्र महारानी ने लिन युआन के कंधे को थपथपाया जबकि उनकी आंखें प्रोत्साहन और उत्सुकता से भरी हुई थीं। इससे पहले जब लिन युआन ने खुद पर भरोसा करने का इरादा व्यक्त किया था, तो चंद्र महारानी को वास्तव में सिरदर्द हो रहा था। हालांकि चंद्र महारानी को लिन युआन की पसंद पर गर्व भी था और ऐसा व्यक्तित्व कुछ ऐसा था जिसकी प्रशंसा न करना मुश्किल था। फिर भी एक संरक्षक के रूप में चंद्र महारानी उससे जो अपेक्षित था उससे कम नहीं करेगी। स्पिरिट गार्ड्स को जानकारी है कि रिवर लस्ट फॉरेस्ट में एक विसंगति है और स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बाद मैं आपको वहां देखने के लिए ले जाऊंगा। लिन युआन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने अभी तक बाहरी दुनिया, विशेषकर जंगल, पहाड़ और जंगल नहीं देखे थे। जंगल में बहुत सारे फे थे और फे हर क्षेत्र पर नियंत्रण रखते थे। इससे आम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अब जब मौका मिला था तो लिन युआन काफी उत्साहित था। आप अगले कुछ दिनों के लिए रॉयल कैपिटल में जाकर खरीदारी कर सकते हैं। रेडियंस 100 सीक्वेंस के अलावा अगर आपके पास कुछ विचार हैं तो आप अपना खुद का गिल्ड क्लब भी बना सकते हैं। गिल्ड क्लबों को गिल्ड लड़ाइयों में लड़ने के लिए 5 पुरुषों की टीम बनाने की अनुमति है। शीर्ष रैंक वाली टीमें रेडियंस 100 सीक्वेंस से कमतर नहीं हैं। रेडियंस 100 से बहुत सारे सीक्वेंस सदस्य हैं जो इन गिल्ड में 5 पुरुषों की टीमों का हिस्सा हैं। चंद्र महारानी ने लिन युआन को पढ़ाने के लिए पहले ही बहुत मेहनत की थी। पिछले कुछ दिनों में लिन युआन के साथ चंद्र महारानी की बातचीत में इतने शब्द थे जितने वह 2 महीनों में सामान्य रूप से नहीं बोलती थी। चाहे वह कुछ छोटी मोटी बातें ही क्यों न हो, चंद्र महारानी स्पष्ट रूप से समझाती थीं। गिल्ड क्लब बनाने का विचार लिन युआन के दिमाग में कौंध गया और वह वास्तव में इसमें काफ़ी दिलचस्पी रखता था। युआन को सिर्फ कुछ समय के लिए अपना खुद का गिल्ड क्लब बनाने में दिलचस्पी थी, लेकिन फिर उसने यह विचार छोड़ दिया। अभी गिल्ड क्लब बनाने का सही समय नहीं था। गिल्ड क्लब का काम अपनी टीम को तैयार करना था, 5 सदस्यों की एक टीम जिसे युद्ध प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया था। युद्ध के लिए टीम के साथियों को ढूंढना वास्तव में एक ऐसा काम था जिसे सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। युद्ध के दौरान टीम के साथियों को एक दूसरे पर परस्पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए। आपसी विश्वास के साथ ही एक टीम सबसे मजबूत युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम होगी। एक मजबूत टीम कभी भी किसी हीरो विचारधारा पर निर्भर नहीं होती। प्रत्येक सदस्य की अपनी भूमिकाएं होती हैं: शक्ति आक्रमण, चुस्त आक्रमण, रक्षा, नियंत्रण, समर्थन, उपचार और संतुलन प्राप्त करने के लिए कई अन्य पहलू। ये सबसे मजबूत संयोजन था जो टीम की सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्रस्तुत करने में सक्षम होगा। टीम के साथियों के चयन के मामले में लिन युआन बहुत सतर्क रहेगा। वह भी जानता था कि वह अभी टीम बनाने के योग्य नहीं है। आखिरकार वह अभी भी बहुत कमज़ोर था। स्टार टॉवर की 100वीं मंजिल पर पहुंचने और सेलेस्टियल सीढ़ी में प्रवेश करने के बाद योजना बनाना शुरू करने में देर नहीं होगी। जाने से पहले चंद्र महारानी ने लिन युआन को आवाज़ दी और एक सुंदर पेंडेंट फेंका। ये ले लो। लिन युआन ने इसे प्राप्त किया और महसूस किया कि यह एक पत्ती के आकार का पेंडेंट था जो बिल्कुल ज़ैड नक्काशी जैसा था। ये कहने के बजाय कि यह गर्दन पर पहनने के लिए उपयुक्त था, लिन युआन ने महसूस किया कि यह छाती पर ब्रोच के रूप में अधिक उपयुक्त था। ये देखते हुए कि लिन युआन इस पत्ते के आकार के ब्रोच को देख रहा था, चंद्र महारानी ने समझाया, यह एक डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स है। इसमें सभी प्रकार के आयामी जीवन रूपों की लाशें हैं। कांस्य ग्रेड के लिए कक्षा 1 आयामी जीवन रूपों से लेकर प्लेटिनम ग्रेड के लिए कक्षा 4 आयामी जीवन रूपों तक।
क्या आपके पास स्रोत प्रकार का जीवन रूप नहीं है? आप इसे खिलाने के लिए इन आयामी जीवन रूप लाशों का उपयोग कर सकते हैं। बोलने के बाद चंद्र महारानी ने इशारा किया कि लिन युआन जा सकता है। फिर उसने अपने हाथ में आत्मा द्रव्य बनाना जारी रखा। चंद्र महारानी के प्रजनन कक्ष से बाहर निकलते समय लिन युआन पत्ती के आकार का ब्रोच पकड़े हुए था। मैंने पहले ही सुना है कि ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स द्वारा विकसित डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स का उपयोग आमतौर पर उच्च श्रेणी के सामान के रूप में किया जाता है और यह प्लेटिनम ग्रेड से नीचे के फे स्टोरेज बॉक्स से पूरी तरह से अलग है। लिन युआन को अब तक इसकी कोई अवधारणा नहीं थी। उसने इस नाजुक ब्रोच को पकड़ रखा था, एक डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स, और अपनी आत्मा क्यूई को अंदर जाने दिया। लिन युआन देख सकता था कि डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स के भीतर एक फुटबॉल फील्ड जगह थी। सभी प्रकार के आयामी जीवन रूप लाशों को पहले से ही उनके वर्गों के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था। अगर ये लाशें रेड थॉर्न को खिलाई जाती तो यह संभव था कि रेड थॉर्न कुछ ही समय में कांस्य ग्रेड में विकसित हो जाए। लाशों के अलावा लिन युआन ने देखा कि कोने में अजीब पौधों के 2 गमले उग रहे थे। लिन युआन ने अपने सच्चे डेटा का इस्तेमाल करके जांच की और पाया कि वे 2 प्लेटिनम उत्पादन प्रकार के फे थे। बर्तनों में से एक कैनलूफा था और इसे विशेष रूप से सर्वाहारी फे के लिए पोषण संबंधी चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा अजवाइन की बेल थी, जो शाकाहारी फे के लिए एक दुर्लभ पोषण संबंधी भोजन है। चाहे वह प्लेटिनम केनलूफा हो या सेलरी वाइन, वे दोनों प्लेटिनम यूस्ट्रिया से कई गुना अधिक महंगे थे। प्लेटिनम यूस्ट्रिया को अत्यंत दुर्लभ उत्पादन प्रकार के फे माना जाता था। प्लेटिनम ग्रेड तक पहुंचने के बाद यूस्ट्रिया की उत्पादन मात्रा आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़ी होगी। प्लेटिनम यूस्ट्रिया का एक ही पॉट 100 प्लेटिनम यूस्ट्रिया बेलों का उत्पादन करने में सक्षम होगा, जो बड़ी मात्रा में फे को खिलाएगा। चाहे वह केनलूफा हो या सेलरी वाइन, उनकी उत्पादन मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी और केवल 1 या 2 फे को खिलाने के लिए पर्याप्त उत्पादन होगा। इसलिए मात्रा के मामले में प्लेटिनम यूस्ट्रिया बेहतर लाभ रखेगा। हालांकि केनलूफा और सेलरी वाइन में न केवल ऊर्जा होती है, बल्कि उनमें जन्मजात रक्त रेखाओं को सक्रिय करने में प्रभाव का एक अंश भी होता है। जब तक कोई फे अपनी जन्मजात रक्त रेखा को सक्रिय कर सकता है, तब तक आध्यात्मिक घटक की कीमत भी महंगी होगी। इसके अलावा ये फे थे जो हर दिन एक निश्चित मात्रा में आध्यात्मिक घटक बनाते थे। ऐसा लग रहा था कि रेड थॉर्न, चिमी और जीनियस अपने दैनिक भोजन में बदलाव कर सकते हैं। डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स को एक लग्जरी आइटम माना जाता था और यह महंगा था, लेकिन फे स्टोरेज बॉक्स में मौजूद वस्तुओं की तुलना में यह फीका था। लिन युआन को याद आया कि कैसे चंद्र महारानी ने बेपरवाही से डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स को उसके पास फेंक दिया और जल्दी से उसे हटा दिया, जिससे उसे गर्मजोशी महसूस हुई। ये वरिष्ठों की एक तरह की चिंता थी जिसकी लिन युआन के जीवन में कमी थी। भले ही उसने पहले ऐसी भावनाओं को महसूस किया हो, ये बहुत समय पहले की बात है, इसलिए लिन युआन ने ऐसी भावनाओं के हर पल को संजो कर रखा। अपने निवास स्थान पर वापस लौटने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि लियू जी ने पिछले कुछ दिनों में उसे बहुत सारे संदेश भेजे थे। जब लिन युआन ने संदेश पढ़े तो पता चला कि लियू जी ने रॉयल कैपिटल में कुछ अच्छी जगहें ढूंढी थीं और उनकी कीमतें भी उचित थीं। स्टोर खोलने के लिए स्थान अपेक्षाकृत उपयुक्त थे और लिन युआन लियू जी की कार्यकुशलता से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। रेडियंस 100 के पिछले सीक्वेंस सदस्य के रूप में भले ही वह 2 साल से लापता था, फिर भी उसके लिए रॉयल कैपिटल में स्टोर खोलने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना आसान था। हालांकि लिन युआन इन दुकानों से विशेष रूप से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वे जगह में छोटे थे। रेडियंट मून पैलेस की सुंदर शैली को देखने के बाद, जहां हर जगह परियों से भरी हुई थी, लिन युआन के मन में एक विचार आया। वह अपनी दुकान को भी डिज़ाइन और सजाना चाहता था। वह जानता था कि यह निश्चित रूप से रेडियंट मून पैलेस के साथ अतुलनीय होगा, लेकिन वह एक निश्चित शैली और आभा स्थापित करना चाहता था। सिल्वर स्वीट ओस्मांथस के अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में पूरी तरह से ठीक होने के बाद लिन युआन इसे अपने स्टोर के आंगन में लगाने की योजना बना रहा था। इसलिए स्टोर बड़ा होना चाहिए, अन्यथा उन्हें दूसरी दुकान में शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि वहां पर्याप्त जगह नहीं है। अगर ऐसा था तो उन्हें एक बड़ी जगह मिल सकती थी, और अगर वह एकांत क्षेत्र में भी होती तो भी ठीक था। एक बढ़िया शराब को गली में होने का डर नहीं था। लिन युआन को खुद पर बहुत भरोसा था। लिन युआन ने तुरंत लियू जी को जवाब दिया, ये संकेत देते हुए कि वह एक बड़ा स्टोर चाहता था। लिन युआन ने महसूस किया कि चूंकि वह पहले से ही शाही राजधानी में था, इसलिए उसे कल दोपहर लियू जी से मिलने का समय तय करना चाहिए। लिन युआन को स्टार वेब में लॉग इन किए हुए कुछ दिन हो चुके थे। उसने देखा कि उसे कई संदेश मिले थे और उनमें से ज़्यादातर एक ही व्यक्ति से आए थे। ये वही हिंसक स्वभाव वाली महिला थी जो पहले भी उसके स्टोर पर आई थी। अक्टूबर आ चुका था और लिन युआन ने अक्टूबर के बाद अपनी बेटी के फे को ठीक करने का वादा किया था, जिसकी जड़ें घायल हो गई थीं। अब चूंकि अक्टूबर आ चुका था, हिंसक स्वभाव वाली यह महिला स्पष्ट रूप से शांत बैठने में असमर्थ थी। अगर मैं तुम्हें चुभूं तो तुम खत्म हो जाओगे एक गुरु, मैंने पहले ही पुनरुद्धार मिट्टी तैयार कर ली है।
मुझे आश्चर्य है कि आप मेरी बेटी को देखने के लिए कब स्वतंत्र होंगे। मैं रॉयल कैपिटल में हूँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं अपनी बेटी को आपकी तलाश में ला सकता हूँ। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि हिंसक स्वभाव वाली महिला रॉयल कैपिटल की निवासी होगी। उसने बस एक संदेश भेजा, कल सुबह उससे मिलने का प्रबंध किया। जगह रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में तय की गई थी। लिन युआन के पास अभी तक अपना स्टोर नहीं था, इसलिए अगर वह हिंसक स्वभाव वाली महिला की बेटी के घायल फे को ठीक करना चाहता था तो वह केवल क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में ही ऐसा कर सकता था। क्लास 2 क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में प्रजनन कक्षों का मुफ्त में उपयोग करने में सक्षम थे। आखिरकार लिन युआन हिंसक स्वभाव वाली महिला और उसकी बेटी को लीनिंग मून माउंटेन पर नहीं ला सकता था। स्टार वेब से लॉग आउट करने के बाद लिन युआन ने खुद को संभाला। उसने कल के लिए पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। सुबह फे को ठीक करने के बाद वह दोपहर में लियू जी की तलाश में जा सकता था। हालांकि लिन युआन चेंग रुई के बारे में भूल गया, जो उसे ईर्ष्या भरी नज़रों से देख रहा था, जो अब नाराज़गी भरी नज़रों में बदल गई थी। चेंग रुई भी रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में होगा। हिंसक स्वभाव वाली महिला के लिए स्टार वेब नामांकों के लिए दावत। अगली सुबह सूर्य की रोशनी उस मंडप में चमक रही थी जिसमें लिन युआन रह रहा था। जीनियस ने अपनी दोनों सफ़ेद पूंछों को मोड़ा और लिन युआन के पेट पर लेट गया। जब जीनियस कल रात सो रहा था तो उसे लगा होगा कि लिन युआन के कपड़े आरामदायक नहीं हैं, इसलिए उसने अपने छोटे पंजों का इस्तेमाल करके लिन युआन के कपड़े ऊपर उठाए। वर्तमान में जीनियस लिन युआन के पेट पर लेटा हुआ था और एक महान सपना देख रहा था। चिमी इस समय लिन युआन की गर्दन के पास अच्छी नींद ले रहा था। रेडिएंट मून पैलेस में पहुंचने के बाद चिमी ने अभी तक स्टार वेब में लॉग इन नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि जब वह आसपास नहीं था तो स्टार वेब में बहुत अशांति थी। चिमी के गायब होने के पहले दिन तो सब ठीक था, क्योंकि कई लोगों को लगा कि यह एक सामान्य होस्ट का ब्रेक है। लेकिन जब दूसरा दिन, तीसरा दिन और एक पूरा हफ्ता बीत गया तो चिमी के प्रशंसकों में हड़कंप मच गया। इसमें लॉर्ड रेंजर भी शामिल थे, जो रेडियंस 100 के सीक्वेंस #87 और चिमी के सबसे बड़े प्रशंसक थे। सब कुछ लिन युआन और जीनियस से असंबंधित था। उस समय ये निकम्मा तिकड़ी पहले ही बदल चुकी थी और वे अपनी पिछली स्थिति से परे थे। एक बार जब लिन युआन जाग गया तो जीनियस और चिमी भी लिन युआन की हरकतों के कारण जाग गए। सुबह सुबह जीनियस और चिमी लिन युआन को परेशान कर रहे थे। जीनियस काफ़ी शांत था, लेकिन चिमी शोर होने पर बहुत शरारती हो जाता था। वे तभी शांत हुए जब लिन युआन ने जीनियस को गन्ने का तोता और चिमी को अजवाइन की बेल खिलाए। ये पहली बार था जब जीनियस और चिमी इतना बढ़िया खाना खा रहे थे। खाते समय उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। जहां तक रेड थॉर्न की बात है, लिन युआन ने उसे पत्ती के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स के अंदर रखा था। एक स्रोत प्रकार का जीवन रूप होने के नाते रेड थॉर्न जानता था कि उसके लिए कौन सा भोजन सबसे उपयुक्त है। लिन युआन ने पहले से ही रेड थॉर्न के विकास पथ की योजना बना ली थी, इसलिए डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स के अंदर कीटों की लाशें रेड थॉर्न के लिए एक विकासवादी स्वर्ग मानी जाती थीं। कई कीड़ों की लाशें खाने के बाद रेड थॉर्न अब गहरी नींद में था। इन कुछ दिनों के दौरान रेड थॉर्न पहले ही एलीट 7 फ्लॉलेस तक पहुंच चुका था। लिन युआन ने रेड थॉर्न से विकास की अपनी गति को धीमा करने और अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कहा। इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी कीटों के मांस और रक्त को देखते हुए लिन युआन का मानना था कि रेड थॉर्न को एक अभिजात महाकाव्य जीवन रूप बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस अवधि के दौरान लीनिंग मून माउंटेन पर लोग पहले से ही लिन युआन को जान चुके थे। लीनिंग मून माउंटेन पर लोगों को जानने की पहल करने वाला वह नहीं था। ये लीनिंग मून माउंटेन के लोग थे जो लिन युआन को जानना चाहते थे। लिन युआन चंद्र महारानी का शिष्य था और इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन कोई भी चतुर व्यक्ति लिन युआन की स्थिति को लीनिंग मून माउंटेन में देख सकता है। लीनिंग मून माउंटेन जैसी जगह पर कोई मूर्ख व्यक्ति कैसे रह सकता है? आज सुबह लिन युआन ने लीनिंग मून माउंटेन पर नाश्ता नहीं किया। इसके बजाय वह चंद्र महारानी का अभिवादन करने गया और लीनिंग मून माउंटेन से जल्दी ही चला गया। लिन युआन की रॉयल कैपिटल की पहली यात्रा तब हुई जब वह ब्लू जेड पेगासस पर सवार होकर रॉयल कैपिटल की संपन्न स्थिति का एक मोटा मोटा नज़ारा देखने गया। बहुत समय पहले से लिन युआन घूमना और सड़कों पर घूमना चाहता था। आखिरकार एक मौका मिल ही गया। शाही राजधानी के भीतर लिन युआन ने ब्लू जेड पेगासस की पीठ पर जो समृद्ध स्थिति देखी थी और उसे व्यक्तिगत रूप से देखना पूरी तरह से अलग था। रॉयल कैपिटल की मुख्य सड़क पर चलते समय लिन युआन को ऊर्जावान रॉयल कैपिटल का एहसास हुआ, जो सुबह सुबह ही ऊर्जा से भरपूर थी। लिन युआन ने समृद्ध शहर के भीतर खाना पकाने के धुएं के कई गुबार देखे। अंदर जाने से पहले लिन युआन ने एक छोटी सी दुकान देखी जिसमें सुनहरे और सख्त आटे के पकौड़े और तिल के गोले बेचे जा रहे थे। पहले तो उसने सिर्फ एक आटा पकौड़ा, एक तिल का गोला और एक कटोरी मूंग का दूध मंगवाया। आसपास बहुत से ग्राहक बैठे थे।
जब लिन युआन ने ये स्वादिष्ट व्यंजन खाए तो उसने अपना पेट रगड़ा और महसूस किया कि उसका पेट बिल्कुल भी नहीं भर रहा है। इसलिए उसने सूप बंस की एक टोकरी मंगवाई। लिन युआन को एहसास हुआ कि सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत का सेवन करने के बाद उसकी भूख काफ़ी बढ़ गई थी। खाना खत्म करने और स्टार वेब कार्ड से भुगतान करने के बाद लिन युआन ने यह नहीं देखा कि जब वह खाना खा रहा था तो दुकान में बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे। वे बहुत तेज़ गति से खाना खा रहे थे। रसोई में लगातार व्यस्त रहने वाली महिला बॉस ने यह दृश्य देखकर अनायास ही बड़बड़ाया। क्या यही है आंखों को दावत देने का मतलब? एक सुंदर व्यक्ति वास्तव में भूख बढ़ाने में सक्षम है। आज दुकान पर लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं सामान्य से 50% अधिक भोजन बेचूंगा। दुकान से बाहर निकलकर कुछ ही कदम चलने पर लिन युआन ने एक युवा जोड़े को देखा। महिला ने कोक की बोतल खोली और एक घूंट पी लिया। फिर उसने ढक्कन के नीचे देखा और आंखें चौड़ी करके पूछा, पति, एक और बोतल का क्या मतलब है? आदमी ने अपनी प्रेमिका की ओर देखा और सहजता से उत्तर दिया, मुझे भी नहीं पता। परिणामस्वरूप महिला ने बोतल का ढक्कन जमीन पर फेंक दिया और दोनों वहां से चले गए। लिन युआन ने जमीन पर पड़ी बोतल की टोपी को देखा और रॉयल कैपिटल की मुख्य सड़क पर एक और नज़र डाली, जिस पर वास्तव में धूल का एक कण भी नहीं था। इसने इस लाल बोतल के ढक्कन को विशेष रूप से प्रमुख बना दिया। इस तरह लिन युआन ने बस बोतल का ढक्कन उठाया और जैसे ही वह उसे बगल में कूड़ेदान में फेंकने वाला था, बड़ी बड़ी आंखों वाली महिला ने अपने प्रेमी की छाती पर दस्तक दी और जीवंत स्वर में कहा, पहले बोतल का ढक्कन वास्तव में एक उपहार वाउचर था। हमने शर्त लगाई थी कि तुम मुझे आज रात भोजन कराओगे। मैंने तुमसे कहा था कि कोई इसे ज़रूर उठाएगा। लिन युआन उस समय बोतल के ढक्कन को कूड़ेदान में फेंक रहा था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कौओं का झुंड उसके सिर के ऊपर से उड़ गया हो। लिन युआन वास्तव में वहां जाकर कहना चाहता था कि उसने बोतल के ढक्कन पर लिखा शब्द नहीं देखा। हालांकि लिन युआन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे वह केवल एक मूर्ख व्यक्ति की तरह दिखाई देगा। ये नीच जोड़ा वाकई बहुत कठोर था। अपने मधुर प्रेम का प्रदर्शन करने के बाद भी वे दूसरों के दुर्भाग्य पर खुद को खुश करना चाहते थे। दरअसल लिन युआन के लिए बोतल का ढक्कन उठाना एक तरह की आदत थी। जिया क्षेत्र में उनके छोटे से स्टोव के बाहर छोटी गली में भी यही होता था। अगर कोई गंदगी होती तो लिन युआन उसे खुद ही साफ कर देता। अगर वह ऐसा नहीं करता तो सफाई कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ एक बार आते। पहले कुछ दिनों तक तो ये ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन के बाद गली में जमी धूल से सामान खरीदने के लिए स्टोव में आने वाले ग्राहकों का मूड खराब हो जाता। इसलिए लिन युआन हर 2 दिन में गली की सफाई करता और सभी गंदे सामान को कूड़ेदान में डाल देता। कई दिनों और महीनों के बाद ये लिन युआन की आदत बन गई थी। लिन युआन एक जंक्शन पर पहुंचे और एक स्पीड हूफ डॉन की कार को बुलाया। रॉयल कैपिटल में किसी भी मोटे खुर वाले गधे की कार को देखना पहले से ही असंभव था। मोटे खुर वाले गधे एलीट फे थे और धीमे थे। रॉयल कैपिटल स्पीड हूफ गधों का उपयोग कर रहा था जो कांस्य फे थे और उनकी गति काफ़ी तेज थी। स्पीड हूफ डॉन की कार पर लगभग 1 घंटे तक सवारी करने के बाद लिन युआन रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में पहुंच गया। रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन की दूरी उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा थी। बेशक इससे ये भी साबित हुआ कि रॉयल कैपिटल कितना विशाल था। लिन युआन ने अपनी छाती पर क्लास 2 क्रिएशन मास्टर का प्रतीक चिन्ह पहना हुआ था, इसलिए रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में प्रवेश करते ही किसी ने उसका स्वागत किया। लिन युआन ने एक साधारण क्लास 2 क्रिएशन मास्टर का ब्रीडिंग रूम बुक किया और जैसे ही उसने कमरा बुक किया, उसने हिंसक स्वभाव वाली महिला को एक कमज़ोर दिखने वाली लड़की के साथ देखा, जिसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वे मुख्य हॉल के कोने में खड़े थे। ये देखकर कि लिन युआन माँ और बेटी की ओर बढ़ रहा था, परिचारक ने जल्दी से लिन युआन से कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ एक क्रिएशन मास्टर के साथ अपॉइंटमेंट तय किया है, इसलिए मैंने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। यदि आप असहज महसूस करते हैं तो मैं उन्हें तुरंत बाहर निकाल सकता हूँ। लिन युआन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, लेकिन अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। इन 2 व्यक्तियों का स्वागत किसने किया? क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन किसी को भी मुख्य हॉल में प्रवेश करने और खड़े होने की अनुमति कैसे दे सकता है? क्या उनके पास कोई अपॉइंटमेंट है? लिन युआन ने आवाज़ की ओर देखा और वह कोई और नहीं बल्कि चेंग रुई था। हालांकि चेंग रुई वैसा नहीं देख रहा था जैसा वह कुछ दिन पहले था। वह असहनीय रूप से दबंग और दबंग था। यह एक अजीब स्थिति को व्यक्त करने के लिए लिन युआन ने यह बयान सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। चेंग रुई के असहनीय अहंकारी शब्द वाकई कानों को चुभ रहे थे। ऐसा लगा जैसे उसने हिंसक स्वभाव वाली महिला और उसकी बेटी को निम्न जीवन रूपों के रूप में देखा हो। वास्तव में उसने माँ और बेटी को इंसान भी नहीं माना। अन्यथा वह इस तरह के लहजे और आंखों से बात नहीं करता। हर क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन का प्रबंधन अलग होगा। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में ज़्यादातर नियम मौजूदा प्रबंधन सदस्यों द्वारा तय किए गए थे। उदाहरण के लिए रेडबर्ड सिटी के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन को ही लें।
क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने वाले लोगों के लिए उनके पास बहुत ही उदार आवश्यकताएं थीं। उन्हें बस इस बात का प्रमाण चाहिए था कि उन्होंने 3 प्राथमिक जीवनशैली क्लास स्पिरिट क्यूई व्यवसाय परीक्षाएं पास की हैं और क्रिएशन मास्टर परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में 3 लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई ऑक्यूपेशन की परीक्षाएं पूरी होने से पहले किसी को भी परीक्षा के लिए क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन ने क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में ज्ञान व्यवसाय परीक्षा देने के लिए लोगों को पहले दी जाने वाली सेवाएं रद्द कर दीं। इस तरह से तुलना करने पर यह स्पष्ट था कि रेडबर्ड सिटी का क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन कहीं ज़्यादा मिलनसार था। रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के कठोर प्रबंधन नियम पहले से ही बहुत ऊंचे क्रिएशन मास्टर्स के दर्जे को और भी ऊंचा कर रहे थे। ये बिल्कुल भी दोस्ताना जगह नहीं थी। लिन युआन की सेवा करने वाला परिचारक जल्दी से चेंग रुई के सामने झुका। फिर उसने ऐसे लहजे में बात की जो पक्षपात करने की कोशिश कर रहा था। युवा मास्टर चेंग, माँ और बेटी की इस जोड़ी ने कहा कि उन्होंने एक क्रिएशन मास्टर के साथ अपॉइंटमेंट तय किया है, इसलिए मैंने उन्हें अंदर आने दिया। जब चेंग रुई ने जवाब सुना तो उसने माँ और बेटी को तिरस्कार से देखा और पूछा, उस क्रिएशन मास्टर का नाम क्या है जिसके साथ आपने अपॉइंटमेंट तय किया था? उसका नाम बताओ और जियो झांग को जांच करने दो। लिन युआन की सेवा करने वाला परिचारक भी जियो झांग था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी। फिर उसने लिन युआन पर एक नज़र डाली जिसे उसने किनारे पर छोड़ दिया। जियो झांग के दिमाग में लिन युआन एक नया क्लास 2 क्रिएशन मास्टर था और भले ही वह युवा था लेकिन वह एक नज़र में प्रतिभाशाली लग रहा था। हालांकि चेंग रुई के साथ तुलना करने पर लिन युआन तुलना में फीका था। वास्तव में ये प्रतिभा में अंतर के कारण नहीं था। चेंग रुई का दर्जा पहले से ही था क्योंकि वह न केवल युवा पीढ़ी के नंबर 1 क्रिएशन मास्टर के रूप में जाना जाता था बल्कि उसने ट्रिब्यूनल सन की उपाधि भी प्राप्त की थी जब वह सिर्फ क्लास 2 क्रिएशन मास्टर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चेंग रुई के दादा एक शिखर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर थे। चेंग रुई के दादा के आधार पर रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो चेंग रुई का पक्ष लेने के लिए प्रयास न करता हो। हिंसक स्वभाव वाली महिला वहां अचंभित खड़ी थी। उसने लिन युआन से स्टार वेब पर बातचीत की थी और उसे केवल लिन युआन का स्टार वेब नाम पता था, लेकिन वह संभवतः लिन युआन का स्टार वेब नाम नहीं बता सकती थी, है ना? अगर वह अब इसके बारे में बताएगी तो उसे सिर्फ एक उपद्रवी के रूप में माना जा सकता है और भगा दिया जा सकता है। जब चेंग रुई ने देखा कि हिंसक स्वभाव वाली महिला बहुत देर तक चुप रही तो उसने दस्तावेजों को जोर से मेज पर फेंक दिया। इससे बेजान आंखों वाली लड़की इतनी डर गई कि वह हिंसक स्वभाव वाली महिला के गले लग गई। हिंसक स्वभाव वाली महिला का उग्र स्वभाव अब क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में पूरी तरह से नियंत्रित हो गया था, लेकिन चेंग रुई द्वारा इस तरह से व्यवहार किए जाने के बाद वह कांप रही थी। चेंग रुई ने जियाओ झांग पर एक नज़र डाली और चिल्लाया, उन्हें बाहर निकालो। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में परेशानी पैदा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें पूरे 1 साल के लिए क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाओ। हिंसक स्वभाव वाली महिला का सिर पसीने से भर गया था। उसकी बेटी की परी जड़ों में घायल हो गई थी और इस मामले को अब और नहीं खींचा जाना चाहिए। अगर यह मामला और खींचा तो यह उसकी बेटी की क्षमता को बर्बाद करने जैसा होगा। पिछले वर्ष के दौरान हिंसक स्वभाव वाली महिला को अपने दिल में एक चुभन सी महसूस होती थी जब भी वह देखती थी कि कैसे उसकी जीवंत बेटी बेजान आंखों वाली वर्तमान बेटी में बदल गई है। लिन युआन अब अपने दिल में बेहद परेशान महसूस कर रहा था और साथ ही उससे रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के बारे में बेहद खराब धारणा थी। ये स्पष्ट था कि चेंग रुई ने ऐसा कुछ पहली बार नहीं किया था। इस तरह की हरकतें रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के प्रबंधन द्वारा निश्चित रूप से देखी जाएंगी। इसलिए ये तभी संभव था जब प्रबंधन चुपचाप चेंग रुई के व्यवहार के लिए सहमति दे रहा था। जैसे ही जियाओ झांग हिंसक स्वभाव वाली महिला को बाहर निकालने वाला था, लिन युआन आया और बोला, उसका अपॉइंटमेंट मेरे पास है। मैंने पहले ही एक ब्रीडिंग रूम बुक कर लिया है, हमें अभी वहां ले चलो। जब हिंसक स्वभाव वाली महिला ने लिन युआन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से अपनी बेटी को खींच लिया और लिन युआन को मास्टर कहकर पुकारा। लिन युआन को देखकर परिचारक भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे आखिरकार किसी को बाहर नहीं निकालना पड़ा। रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में आने वाले लोग या तो विशेषज्ञ थे या सम्मानित व्यक्ति। वे स्पिरिट क्यूई पेशेवर थे जो अपने फे को विकसित करने या अपने फे की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए यहाँ आए थे। बेशक कुछ लोग लंबे समय से अपने फे को घायल जड़ों से ठीक करने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। घायल फे वाले इन लोगों को आखिरकार दयनीय लोग माना जाता था। आत्मा क्यूई पेशेवरों की दुनिया एक व्यावहारिक दुनिया थी और सृजन मास्टर्स की दुनिया में यह और भी अधिक व्यावहारिक थी। रॉयल कैपिटल का क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन इस बात का सटीक वर्णन कर सकता है कि पैसे के बल पर नायकों को परेशान करने का क्या मतलब होता है।
लिन युआन की बातें सुनकर चेंग रुई का अहंकारी चेहरा अचानक पागल हो गया। उसके दिल का सारा आक्रोश उसकी आंखों में फैल गया। जैसे ही जियाओ झांग लिन युआन को प्रजनन कक्ष में लाने वाला था, चेंग रुई ने सभी की उम्मीदों से परे एक अजीब सी हंसी निकाली। चेंग रुई पास आया और लिन युआन से 1 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा हो गया। उसने लिन युआन के दाहिने सीने पर क्रिएशन मास्टर शिखा को देखा और कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि तुम उस दिन सफल हो पाओगे, लेकिन पता चला कि तुम भी असफल हो गए। जब किसी निम्न श्रेणी के सृजन मास्टर के पास ऐसा मास्टर होता था जो क्लास 4 या उससे ऊपर का सृजन मास्टर होता था, तो उनके बीच गुरु शिष्य का रिश्ता होता था। तब शिष्य अपने सृजन मास्टर शिखा पर एक चिन्ह शामिल करता था जो उसके मास्टर का होता था। जब चेंग रुई को पता चला कि अब उसके पास चंद्र महारानी को अपना गुरु बनाने का कोई मौका नहीं है, तो उसने पहले से ही अपने वर्ग 2 क्रिएशन मास्टर के शिखर पर एक अतिरिक्त स्पाइंग बू का पैटर्न जोड़ लिया था, जिसमें 2 सितारे थे। स्पाइंग बू सजीव दिखता था और फिर भी सुनहरे छल्लों को अत्यंत बारीकी से बनाया गया था। चेंग रुई ने पहले ही अपने दादा को अपना गुरु बना लिया था, इसलिए उसके सृजन गुरु शिखा में स्वाभाविक रूप से चेंग वू के शिखर वर्ग 4 सृजन गुरु का चिन्ह शामिल था। चेंग रुई ने इस नए क्रिएशन मास्टर शिखा को कुछ ही दिनों के लिए पहना था। जब चेंग रुई ने देखा कि लिन युआन की शिखा अभी भी खाली थी, तो वह अपने दिल में चुपचाप खुश हो गया। उसी समय उसके दिल में आक्रोश ने एक भयावह और क्रूर भावना पैदा की। चेंग रुई जानता था कि वह लॉन्ग ताओ के मुकाबले में नहीं था और लॉन्ग ताओ के साथ कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी सारी नफरत लिन युआन पर उतार दी। चेंग रुई ने फिर अपनी नज़रें हिंसक स्वभाव वाली महिला की ओर घुमाई और कहा, तुमने उसे मास्टर कहा, क्या वह इसके लायक भी है? वह सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी किस्मत बहुत खराब है। चेंग रुई के बोलने के बाद उसने एक बहुत ही मधुर आवाज़ सुनी जो स्पष्ट और अलग थी, लेकिन चेंग रुई के कानों में ये बहुत चुभने वाली लग रही थी। भाग्य भी एक तरह की क्षमता है। ये सच है कि क्लास 2 क्रिएशन मास्टर कहलाने के योग्य नहीं है, इसलिए आप भी इसके योग्य नहीं हैं। चेंग रुई अविश्वास से भर गया, क्योंकि उसने पहले ही लिन युआन की पृष्ठभूमि की जांच कर ली थी। आप रेडबर्ड सिटी के जिया क्षेत्र जैसी नीच जगह में पैदा हुए थे। इतनी नीच स्थिति का व्यक्ति मेरे साथ इतना असभ्य व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आपने तो पलटकर बात करने की भी हिम्मत की। अवचेतन रूप से चेंग रुई ने अश्लीलता के साथ मां के बारे में पूछने के लिए एक क्लासिक आलोचना के साथ वापसी की। हालांकि इससे पहले कि चेंग रुई प्रतिक्रिया दे पाता, उसे लिन युआन ने पेट में लात मारी और वह पीछे की ओर गिर गया। रुई इस लात से स्तब्ध रह गया और उसके पेट में मरोड़ जैसा दर्द महसूस हुआ। बचपन से लेकर अब तक ये पहली बार था जब चेंग रुई के पेट में लात मारी गई थी और वह जमीन पर गिर गया। चेंग रुई के दिमाग में केवल एक ही विचार था और वह लगातार दोहराया जा रहा था। उसकी यह मजाल, सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का सेवन करने के बाद लिन युआन की स्पिरिट क्यूई पेशेवर रैंक में वृद्धि नहीं हुई थी और वह अभी भी एक सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर था। हालांकि लिन युआन के शरीर की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। जब लिन युआन गुस्से में था तो उसके लात से चेंग रुई को काफ़ी नुकसान हुआ। यदि चेंग रुई भी सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर नहीं होता तो उसके गैस्ट्रिक जूस को उल्टी करके बाहर निकाल दिया गया होता। परिचारिका जियो झांग ने नहीं सोचा था कि रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो कदम उठाने की हिम्मत करेगा, खासकर जब वह चेंग रुई को पीटने के लिए हो। जियाओ झांग जल्दी से चेंग रुई की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि चेंग रुई इतना पीला पड़ गया था कि उसने अपने पेट को पकड़ रखा था। जियाओ झांग द्वारा सहारा दिए जाने के बाद भी चेंग रुई अभी भी उठने में सक्षम नहीं था। हिंसक स्वभाव वाली महिला और उसकी बेटी अचानक हुए घटनाक्रम से अचंभित रह गईं। लिन युआन के लात मारने के बाद भी उसके चेहरे पर एक बेहद अप्रिय भाव था। माता पिता का प्यार हमेशा लिन युआन के दिल में सबसे पवित्र स्थान पर था। उसने भले ही कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया हो, लेकिन युवा लिन युआन के लिए जो पुनर्जन्म ले चुका था वह अपने दिल में हर पल को याद करता था। चेंग रुई द्वारा अपने माता पिता का अपमान करने के बाद लिन युआन इतना क्रोधित हो गया कि वह वास्तव में उसे लात मारने से खुद को रोक नहीं सका। लिन युआन बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था और छोटी उम्र से ही फेस्टो को संभालने और सभी प्रकार के ग्राहकों का सामना करने के बाद वह पहले से ही काफ़ी प्रशिक्षित था। इसके बावजूद जब उसके दिल में पवित्र स्थान को परेशान किया गया तो लिन युआन ने क्रोध की इस लात को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। 18 वर्षों में यह पहली बार था जब लिन युआन ने दूसरों पर हिंसा का प्रयोग किया था। काफ़ी देर बाद चेंग रुई आखिरकार जियो झांग के सहारे खड़ा हो पाया। चेंग रुई ने अपने दांत पीस लिए और लिन युआन को क्रूर निगाहों से देखा। तुमने वास्तव में मुझे मारने की हिम्मत की। इतना ही नहीं, तुमने वास्तव में रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में कदम रखने की हिम्मत की। इतनी हिम्मत। चेंग रुई ने फिर जियो झांग का समर्थन दूर धकेल दिया और ठंडी आवाज में कहा, तुम अभी भी मुझे क्यों रोके हुए हो? जल्दी करो और प्रवर्तक को यहाँ बुलाओ।
भले ही वह क्लास 2 क्रिएशन मास्टर हो, अगर वह रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में कदम रखने की हिम्मत करता है तो वह यहाँ से नहीं जाएगा। चेंग रुई का बयान खत्म होते ही एक बुरी आवाज़ गुस्से से चिल्लाई, चेंग रुई, क्या तुम पागल हो? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? लिन युआन ने आवाज़ की ओर देखा और महसूस किया कि उसने इस व्यक्ति को पहले भी देखा था। यह कोई और नहीं बल्कि एल्डर डू था, जिससे उसकी मुलाकात रेडिएंट मून पैलेस में हुई थी। एल्डर डू लिन युआन के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, लिन युआन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में आ रहे हो? अगर तुम अगली बार फिर से आओगे तो तुम्हें सीधे मुझसे मिलना होगा। मुझे अपनी कोई भी ज़रूरत बताओ और मैं तुम्हारे लिए उसका इंतज़ाम कर दूंगा। लिन युआन को रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के बारे में बुरा प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन चून की एल्डर डू क्लास 4 क्रिएशन मास्टर थे, इसलिए लिन युआन ने फिर भी सम्मान के साथ सिर हिलाया। चेंग रुई अब सदमे और गुस्से से भर गया था। लिन युआन के प्रति एल्डर डू के रवैये को देखने के बाद चेंग रुई को अनायास ही रेडिएंट मून पैलेस में हुई हर बात याद आ गई। फिर उसने एल्डर डू से जोर से कहा, एल्डर डू, उसने वास्तव में रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में एक चाल चली है। हमें उसे सज़ा देनी चाहिए, अन्यथा क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन अपना अधिकार कैसे बनाए रख सकता है? एल्डर डू ने भौहें सिकुड़ी और चेंग रुई को अप्रिय नज़रों से देखा, जबकि उसका दिल चेंग रुई को कोस रहा था। इस अज्ञानी बच्चे की वजह से दूत कोल्ड मून ने मुझे डांटा और वह लगभग मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया। फिर भी उसने अपना सबक नहीं सीखा और अभी भी मुसीबत खड़ी कर रहा है। चेंग वू शायद पहले ही रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में आ चुका था, लेकिन तब से वह एकांत में था। इसलिए एल्डर डू के पास अभी भी चेंग रुई के मामलों के बारे में चेंग वू को रिपोर्ट करने का समय नहीं था। चेंग रुई भले ही वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के सदस्य रहे हों, लेकिन चेंग रुई अभी भी शीर्ष श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर चेंग वू के पोते थे। अगर एल्डर डू ने चेंग रुई को बिना अनुमति के अनुशासित किया तो इससे चेंग वू के मन में एल्डर डू के बारे में गलत राय बन सकती है। इसलिए एल्डर डू लगातार चेंग वू के एकांत से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब चेंग रुई वास्तव में फिर से परेशानी खड़ी कर रहा था। एल्डर डू ने ठंडे स्वर में कहा, चेंग रुई, क्या तुमने संघ में कई बार हिंसक व्यवहार नहीं किया है? अगर कोई सज़ा दी जानी है तो वह पहले तुम्हें दी जाएगी। एल्डर डू ने घटनास्थल के चारों ओर खड़े प्रवर्तकों की ओर देखा और चिल्लाया, आप सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्य हॉल में इतना शोर मचाकर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बाद एल्डर डू ने परिचारक शियाओ झांग को वहीं रुककर वास्तविक स्थिति का पता लगाने को कहा। एल्डर डू क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे और सामान्य समय में जियाओ झांग को एल्डर डू से बात करने का मौका भी नहीं मिला था। अब जब एल्डर डू पूछ रहे थे तो जियाओ झांग ने सारी जानकारी बताई और लिन युआन के अनुरोध के बारे में भी बताया। एल्डर डू का चेहरा सुनते सुनते और भी अप्रिय होता जा रहा था और अंत में वह पूरी तरह से काला पड़ गया था। उसने लिन युआन से कहने से पहले चेंग रुई को घूर कर देखा, आओ, ये बूढ़ा तुम्हें मेरे प्रजनन कक्ष में ले जाए। तुम इसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकते हो। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और हिंसक स्वभाव वाली महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एल्डर डू को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक दोस्त की मदद करने आया हूँ ताकि फेंकी घायल जड़ों को ठीक किया जा सके। एक साधारण प्रजनन कक्ष ही काफ़ी है। एल्डर डू ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं है। चूंकि यह मामला है तो मैं आपको क्लास 2 क्रिएशन मास्टर के प्रजनन कक्ष में ले चलता हूँ। संयोग से मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। एल्डर डू ने लिन युआन को ऊपर की ओर ले गए। हिंसक स्वभाव वाली महिला उनके पीछे पीछे आए और पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। संघर्ष के बाद ये वास्तव में रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से समस्या का समाधान किया। इसके अलावा उपाध्यक्ष उस युवक की ओर झुकते हुए लग रहे थे जो उनके सामने चल रहा था। इस युवक की पृष्ठभूमि क्या है और उसकी पृष्ठभूमि कितनी प्रभावशाली है? वास्तव में हिंसक स्वभाव वाली महिला ऐसा सोचने वाली अकेली व्यक्ति नहीं थी। रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में हर कोई उस युवक की आकृति को देख रहा था जो सीढ़ियों की ओर गायब हो गया था। चेंग रुई राख के भाव के साथ पीछे रह गया था, जबकि उसका हाथ अभी भी उसके पेट को पकड़े हुए था जिसे अभी अभी लात मारी गई थी। चेंग रुई को नहीं पता था कि एल्डर डू क्या सोच रहा था। लिन युआन के क्रिएशन मास्टर शिखा को देखकर ही एल्डर डू को पता चल जाना चाहिए था कि लिन युआन चंद्र महारानी का शिष्य बनने में सफल नहीं हो पाया। अगर एल्डर डू को अब चेंग रुई के विचारों के बारे में पता चल जाता तो वह अपना दबा हुआ गुस्सा पहले ही बाहर निकाल देते और चेंग रुई को जोरदार थप्पड़ मार देते। एल्डर डू ने पहले ही लिन युआन की छाती पर क्रिएशन मास्टर शिखा देखी थी। हालांकि हर क्रिएशन मास्टर अपने नए स्वीकृत शिष्य को अपनी प्रतीकात्मक शिखा पहनने की अनुमति नहीं देता। कुछ क्रिएशन मास्टर अपने शिष्यों को संयमित करते थे और उन्हें नियमित शिखाएं पहनाना चुनते थे, जिससे उनके शिष्यों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते थे।
इसके अलावा कुछ शिष्य अपने गुरु की प्रतीकात्मक शिखा को अपनी छाती पर नहीं पहनते थे। आखिरकार हर कोई अपने गुरु की प्रतिष्ठा का उपयोग नहीं करना चाहता था और खुद पर निर्भर रहना चाहता था। मून एम्प्रेस, बैम्बू मोनाक और शेफ सुप्रीम कभी भी अपनी छाती पर केवल 3 क्लास 5 क्रिएशन मास्टर क्रेस्ट नहीं पहनेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि ये 3 सम्मानित व्यक्ति क्रिएशन मास्टर नहीं थे? हालांकि एल्डर डू ने चेंग रुई को बहुत ज्यादा आंका। चेंग रुई के लिए, जो अपनी सारी शान और तुरुप के पत्ते दिखाना चाहता था, ऐसी चीजों को न समझना स्वाभाविक था। एल्डर डू अभी अभी लिंग शियाओ को विदा करके लौटा था, जो रेडबर्ड सिटी लौटने की तैयारी कर रहा था। लिंग शियाओ से बातचीत से एल्डर डू को पता चला कि उसके सामने खड़ा युवक अब कोई साधारण युवक नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी महत्ता बहुत ज्यादा थी। रुई चुपचाप क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन की पहली मंजिल से निकल गया और तुरंत प्रजनन कक्ष की ओर चल पड़ा, जहां उसके दादाजी एकांत में थे। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने और अपने दादाजी को बुलाने में झिझक रहा था, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ। यह आक्रोश और भय का मिश्रण था। आखिरकार जब उसने दांत पीसते हुए दरवाज़ा खोलने की तैयारी की, तो दरवाज़ा सबसे पहले खुला। काले चमकदार बालों वाला एक बुजुर्ग दरवाजे से बाहर निकला। चेंग रुई को उम्मीद नहीं थी कि उसके दादाजी इस समय अपना एकांतवास खत्म कर देंगे। उसने जल्दी से अभिवादन किया, दादाजी, इस एकांतवास के बाद आपके बाल अब पूरी तरह से काले हो गए हैं। यह एक और प्रगति है। बुजुर्ग हंसे, लेकिन उनकी हंसी में थोड़ा स्ट्रैंड स्वर था। इस एकांतवास के दौरान गोल्ड रिंग स्पाइंग गू ने फैंटेसी इव से फैंटेसी वी में अपग्रेड किया है। मैंने 10 साल की मेहनत बेकार नहीं गंवाए। खबर सुनने के बाद चेंग रुई के चेहरे पर पहले तो खुशी थी, लेकिन अचानक उसका स्वर दयनीय हो गया और उसने कहा, दादाजी, मेरी छाती पर सृजन गुरु की शिखा देखिए। मैं चंद्र महारानी का शिष्य बनने में सफल नहीं हुआ। बुजुर्ग ने चेंग रुई की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन ने आपको क्लास 2 क्रिएशन मास्टर की उपाधि देकर पहले ही हंगामा मचा दिया है। आप युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 क्रिएशन मास्टर भी हैं, और फिर भी आप असफल हो गए। फिर एल्डर ने चेंग रुई की छाती पर लगी शिखा को देखना जारी रखा और बात करना जारी रखा। अपनी शिखा भी बदल लो और एक नियमित वर्ग 2 क्रिएशन मास्टर शिखा पहन लो। मैं तुम्हारा दादा हूँ। तुम ये शिखा पहनकर मुझे अपना गुरु क्यों बना रहे हो? गुरु को ढूंढना तुम्हें एक और भरोसा करने की अनुमति देना है। एल्डर डू तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मैं बाद में उसे ढूंढूंगा और देखूंगा कि क्या वह तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करने के लिए तैयार है। चेंग रुई ने शर्मिंदगी से अपनी छाती पर लगी शिखा उतार दी। लेकिन अपने दादाजी से एल्डर डू का जिक्र सुनने के बाद चेंग रुई का चेहरा बदल गया। अगर उसके दादाजी एल्डर डू को ढूंढते, तो एल्डर डू निश्चित रूप से उसके दादाजी को रेडिएंट मून पैलेस में उसकी हरकतों के बारे में बता देते। तब तक उसे निश्चित रूप से पिटाई झेलनी पड़ेगी। लेकिन अब चेंग रुई लिन युआन से बहुत नफरत करता था। उसके दिल में एक गर्म चमक थी, जबकि उसकी आंखें झपकने से पहले उसने कहा, दादाजी, मुझे रेडिएंट मून पैलेस में चंद्रमा महारानी की वरीयता मुख्य रूप से इसलिए नहीं मिली क्योंकि रेडबर्ड सिटी की लॉर्डेस लिंग जियाओ अपने साथ एक युवक को लेकर आई थी। चेंग वू की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह अपने पोते को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर यह बदला लेने की बात होती, तो चेंग रुई पहले ही बदला ले चुका होता। अब जबकि चेंग रुई उसे ढूंढ रहा था, इसका मतलब था कि वह इसे हल करने में सक्षम नहीं था और उसकी मदद की तलाश कर रहा था। लिंगजियो को रेडिएंट मून पैलेस में लाने के लिए उस युवक की पृष्ठभूमि क्या है? चेंग रुई ने फिर लिन युआन के बारे में जो जानकारी पाई थी, उसके बारे में बताया। लिन युआन के बारे में जानकारी पाना आसान था। चूंकि लिन युआन ने क्लास 2 क्रिएशन मास्टर के रूप में पंजीकरण कराया था, इसलिए रेडबर्ड सिटी के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन ने पहले ही उसके बारे में सरल जानकारी प्राप्त कर ली थी। चेंग वू ने उनकी बात सुनी और चेंग रुई की ओर देखा। तुम खुद एक युवा क्लास 2 क्रिएशन मास्टर को भी नहीं बचा सकते। तुम्हें मेरी तलाश करनी होगी। चेंग रुई ने अचानक आंसू की 2 बूंदें निचोड़ लीं और शिकायत के साथ कहा, एल्डर डू को उससे लगाव है। पहले जब उसने मुझे लात मारी थी, तब भी एल्डर डू ने उसका बचाव किया था। चेंग रुई ने बोलने के बाद अपनी शर्ट उठाई और वह भी तुरंत चौंक गया। उसने लिन युआन को बार बार कोसना शुरू कर दिया क्योंकि उसके पेट पर अब बैंगनी रंग का पदचिह्न बन गया था। चेंग रुई जानता था कि उसके दादाजी को उसके रोने से सबसे ज्यादा डर लगता था, इसलिए वह हमेशा अपने दादाजी से मदद की भीख मांगने के लिए ऐसा करता था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो न किया जा सके। इसके अलावा ये पहली बार नहीं था जब उसने बदला लेने की कोशिश की थी। जब चेंग वू ने चेंग रुई के पेट पर पैरों के निशान देखे, तो उसका चेहरा काला पड़ गया और वह चिल्लाया, वह कोई और नहीं बल्कि डू ही है जिसने मुझे रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में आमंत्रित किया था। अब वह वास्तव में देख रहा है कि कोई और मेरे पोते को कैसे परेशान कर रहा है। क्या उसकी नज़र में मैं चेंग वू भी हूँ? चेंग वू का सिर्फ एक पोता था, और जब चेंग रुई छोटा था तो उसका पहला फे एक छोटा स्पाइंग गू था जो चेंग वू के स्रोत प्रकार के जीवन रूप गोल्ड रिंग स्पाइंग गू से अलग हो गया था।
इस वजह से चेंग रुई को बहुत तकलीफ हुई थी। साथ ही चेंग रुई के माता पिता का निधन तब हो गया था जब चेंग रुई छोटा था, जबकि चेंग वू क्लास 4 क्रिएशन मास्टर होने के कारण चेंग रुई के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता सकता था। इसलिए चेंग वू को हमेशा लगता था कि चेंग रुई के प्रति उसका कुछ ऋण है। अपने पोते के पेट पर बैंगनी रंग के पदचिह्न देखकर उग्र व्यक्तित्व वाले चेंग वू की आंखें उदास हो गईं। जब चेंग रुई ने यह देखा तो उसने राहत की सांस ली। उसके दादाजी के हाव भाव से पता चल रहा था कि वह बदला लेने में उसकी मदद करने जा रहा है। दादाजी, आप एल्डर डू को भी दोष नहीं दे सकते। वह बच्चा लिन युआन बहुत प्रतिभाशाली है। चेंग वू ने भयावह लहजे में कहा, प्रतिभा का क्या उपयोग है? बड़ा हो पाना ही असली योग्यता है। क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें या तो सहन करना सिखाया है या निर्दयी बनना? चेंग रुई ने तुरंत जवाब दिया, मुझे दादाजी याद हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उन पर कदम रखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे मेरा स्पाइंग गो उनकी रीढ़ की हड्डी को खाली करता है। दादा और पोते के बीच एक छोटी सी बातचीत के बाद वे चुपचाप रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन से चले गए। वर्तमान में लिन युआन एक दयनीय परी को देख रहा था। यह एक कांस्य कठोर पत्ती गुलदाउदी थी। एक स्वस्थ कठोर पत्ती वाले गुलदाउदी को एक अच्छा, शक्तिशाली आक्रामक प्रकार का परी माना जाता था। गुलदाउदी के पत्तों को उड़ते हुए ब्लेड की तरह फेंका जा सकता था, जिससे काटने वाला नुकसान और हल्का पक्षाघात जहर हो सकता था। गुलदाउदी की पंखुड़ियां तेजी से ऊर्जा एकत्र कर सकती हैं और जहरीली ऊर्जा बाहर निकाल सकती हैं। लेकिन लिन युआन के सामने खड़ी इस सख्त पत्ती वाली गुलदाउदी के तने पहले से ही मुरझाए हुए थे। पंखुड़ियां और पत्तियां ऐसी लग रही थीं मानो वे निर्जलित हो गई हों और वे बस खड़ी रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं। पंखुड़ियां ऐसी लग रही थीं मानो गिरने वाली हों और केवल कुछ ही पुनके सर बचे थे। हिंसक स्वभाव वाली महिला पास में खड़ी थी और उसने लिन युआन से आशंकित होकर पूछा, मास्टर, क्या इस कठोर पत्ती वाले गुलदाउदी को ठीक करने की कोई संभावना है? ये सवाल पूछते समय हिंसक स्वभाव वाली महिला का दिल घबरा गया। इससे पहले उसने दूसरे क्रिएशन मास्टर्स की तलाश की थी। उसने क्लास 2 क्रिएशन मास्टर से मदद पाने के लिए संपर्क और ढेर सारा पैसा जुटाने में आधा साल बिताया था। परिणामस्वरूप उत्तर नकारात्मक था। यह अज्ञात था कि क्या उस वर्ग 2 क्रिएशन मास्टर को परी को ठीक करना मुश्किल लगा था या वह पूरी तरह से ऐसा नहीं करना चाहता था। बेशक, चाहे कारण कुछ भी हो, हिंसक स्वभाव वाली महिला उससे सवाल करने के लिए योग्य नहीं थी, क्योंकि अस्तित्व का नियम आत्मा क्यूई पेशेवरों और सृजन मास्टर्स के बीच मौजूद था। लिन युआन ने कठोर पत्ती वाले गुलदाउदी की स्थिति को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। ये कठोर पत्ती वाला गुलदाउदी देखने में दयनीय लग सकता है और किसी भी समय मर सकता है, लेकिन लिन युआन की वर्तमान उपचार क्षमता के साथ क्षतिग्रस्त जड़ों वाले कांस्य परी को ठीक करना बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। जब लिन युआन एक डी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर था तो वह पहले से ही कांस्य फेस की क्षतिग्रस्त जड़ों को ठीक करने में सक्षम था। ये सिर्फ इतना हुआ कि वह इस अवसर का उपयोग ये देखने के लिए कर सकता था कि कांस्य फे के लिए उपचार की गति क्या थी। अब वह एक सी रैंक आत्मा क्यूई पेशेवर था। जैसे ही लिन युआन ने सिर हिलाया, हिंसक स्वभाव वाली महिला अचानक रोने लगी। ऐसा लगा जैसे उसने लंबे समय से जो कुछ भी दबाया था उसे आखिरकार राहत मिल गई। वह रोते हुए भी मुस्कुरा रही थी। ये खुशी और आनंद के आंसू थे जिनमें एक तीखा एहसास भी था। हिंसक स्वभाव वाली महिला की बेटी की आंखें सुस्त और बहुत जीवंत नहीं थीं। जिस क्षण लिन युआन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने लिन युआन पर अपनी नज़रें टिका दीं। फिर उसने एक सुखद आश्चर्यचकित मुस्कान प्रकट की। जब लिन युआन ने मुस्कुराहटें देखीं तो वह एक पल के लिए भावुक हो गया। ये मुस्कुराहटें सुरंग के अंत में रोशनी की तरह लग रही थीं। इसने लिन युआन को एक सृजन गुरु के रूप में मार्ग पर चलने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना दिया। एक सृजन गुरु का मार्ग शीर्ष पर खड़े होकर सभी लोगों को ठंडी निगाहों से देखना नहीं होना चाहिए। इसे मुस्कुराहट और बचाव द्वारा बनाया जाना चाहिए, जिससे मुक्ति का मार्ग बने। चेंग रुई चुपचाप क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन की पहली मंजिल से निकल गया और तुरंत प्रजनन कक्ष की ओर चल पड़ा, जहां उसके दादाजी एकांत में थे। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने और अपने दादाजी को बुलाने में झिझक रहा था, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ। यह आक्रोश और भय का मिश्रण था। आखिरकार जब उसने दांत पीसते हुए दरवाज़ा खोलने की तैयारी की तो दरवाज़ा सबसे पहले खुला। काले चमकदार बालों वाला एक बुजुर्ग दरवाजे से बाहर निकला। चेंग रुई को उम्मीद नहीं थी कि उसके दादाजी इस समय अपना एकांतवास खत्म कर देंगे। उसने जल्दी से अभिवादन किया, दादाजी, इस एकांतवास के बाद आपके बाल अब पूरी तरह से काले हो गए हैं। यह एक और प्रगति है। बुजुर्ग हंसे, लेकिन उनकी हंसी में थोड़ा स्ट्रैंड स्वर था। इस एकांतवास के दौरान गोल्ड रिंग स्पाइंग गू ने फैंटेसी इव से फैंटेसी वी में अपग्रेड किया है। मैंने 10 साल की मेहनत बेकार नहीं गंवाए। खबर सुनने के बाद चेंग रुई के चेहरे पर पहले तो खुशी थी, लेकिन अचानक उसका स्वर दयनीय हो गया और उसने कहा, दादाजी, मेरी छाती पर सृजन गुरु की शिखा देखिए।
मैं चंद्र महारानी का शिष्य बनने में सफल नहीं हुआ। बुजुर्ग ने चेंग रुई की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन ने आपको क्लास 2 क्रिएशन मास्टर की उपाधि देकर पहले ही हंगामा मचा दिया है। आप युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 क्रिएशन मास्टर भी हैं और फिर भी आप असफल हो गए। फिर एल्डर ने चेंग रुई की छाती पर लगी शिखा को देखना जारी रखा और बात करना जारी रखा। अपनी शिखा भी बदल लो और एक नियमित वर्ग 2 क्रिएशन मास्टर शिखा पहन लो। मैं तुम्हारा दादा हूँ। तुम ये शिखा पहनकर मुझे अपना गुरु क्यों बना रहे हो? गुरु को ढूंढना तुम्हें एक और भरोसा करने की अनुमति देना है। एल्डर डू तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मैं बाद में उसे ढूंढूंगा और देखूंगा कि क्या वह तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करने के लिए तैयार है। चेंग रुई ने शर्मिंदगी से अपनी छाती पर लगी शिखा उतार दी। लेकिन अपने दादाजी से एल्डर डू का जिक्र सुनने के बाद चेंग रुई का चेहरा बदल गया। अगर उसके दादाजी एल्डर डू को ढूंढते तो एल्डर डू निश्चित रूप से उसके दादाजी को रेडिएंट मून पैलेस में उसकी हरकतों के बारे में बता देते। तब तक उसे निश्चित रूप से पिटाई झेलनी पड़ेगी। लेकिन अब चेंग रुई लिन युआन से बहुत नफरत करता था। उसके दिल में एक गर्म चमक थी, जबकि उसकी आंखें झपकने से पहले उसने कहा, दादाजी, मुझे रेडिएंट मून पैलेस में चंद्रमा महारानी की वरीयता मुख्य रूप से इसलिए नहीं मिली क्योंकि रेडबर्ड सिटी की लॉर्डेस लिंग जियाओ अपने साथ एक युवक को लेकर आई थी। चेंग वू की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह अपने पोते को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर यह बदला लेने की बात होती तो चेंग रुई पहले ही बदला ले चुका होता। अब जबकि चेंग रुई उसे ढूंढ रहा था, इसका मतलब था कि वह इसे हल करने में सक्षम नहीं था और उसकी मदद की तलाश कर रहा था। लिंगजियो को रेडिएंट मून पैलेस में लाने के लिए उस युवक की पृष्ठभूमि क्या है? चेंग रुई ने फिर लिन युआन के बारे में जो जानकारी पाई थी उसके बारे में बताया। लिन युआन के बारे में जानकारी पाना आसान था। चूंकि लिन युआन ने क्लास 2 क्रिएशन मास्टर के रूप में पंजीकरण कराया था, इसलिए रेडबर्ड सिटी के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन ने पहले ही उसके बारे में सरल जानकारी प्राप्त कर ली थी। चेंग वू ने उनकी बात सुनी और चेंग रुई की ओर देखा। तुम खुद एक युवा क्लास 2 क्रिएशन मास्टर को भी नहीं बचा सकते। तुम्हें मेरी तलाश करनी होगी। चेंग रुई ने अचानक आंसू की 2 बूंदें निचोड़ लीं और शिकायत के साथ कहा, एल्डर डू को उससे लगाव है। पहले जब उसने मुझे लात मारी थी तब भी एल्डर डू ने उसका बचाव किया था। चेंग रुई ने बोलने के बाद अपनी शर्ट उठाई और वह भी तुरंत चौंक गया। उसने लिन युआन को बार बार कोसना शुरू कर दिया क्योंकि उसके पेट पर अब बैंगनी रंग का पदचिह्न बन गया था। चेंग रुई जानता था कि उसके दादाजी को उसके रोने से सबसे ज्यादा डर लगता था, इसलिए वह हमेशा अपने दादाजी से मदद की भीख मांगने के लिए ऐसा करता था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो न किया जा सके। इसके अलावा ये पहली बार नहीं था जब उसने बदला लेने की कोशिश की थी। जब चेंग वू ने चेंग रुई के पेट पर पैरों के निशान देखे तो उसका चेहरा काला पड़ गया और वह चिल्लाया, वह कोई और नहीं बल्कि डू ही है जिसने मुझे रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में आमंत्रित किया था। अब वह वास्तव में देख रहा है कि कोई और मेरे पोते को कैसे परेशान कर रहा है। क्या उसकी नज़र में मैं चेंग वू भी हूँ? चेंग वू का सिर्फ एक पोता था और जब चेंग रुई छोटा था तो उसका पहला फे एक छोटा स्पाइंगू था जो चेंग वू के स्रोत प्रकार के जीवन रूप गोल्ड रिंग स्पाइंगू से अलग हो गया था। इस वजह से चेंग रुई को बहुत तकलीफ हुई थी। साथ ही चेंग रुई के माता पिता का निधन तब हो गया था जब चेंग रुई छोटा था, जबकि चेंग वू क्लास 4 क्रिएशन मास्टर होने के कारण चेंग रुई के साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकता था। इसलिए चेंग वू को हमेशा लगता था कि चेंग रुई के प्रति उसका कुछ ऋण है। अपने पोते के पेट पर बैंगनी रंग के पदचिह्न देखकर उग्र व्यक्तित्व वाले चेंग वू की आंखें उदास हो गईं। जब चेंग रुई ने यह देखा तो उसने राहत की सांस ली। उसके दादाजी के हाव भाव से पता चल रहा था कि वह बदला लेने में उसकी मदद करने जा रहा है। दादाजी, आप एल्डर डू को भी दोष नहीं दे सकते। वह बच्चा लिन युआन बहुत प्रतिभाशाली है। चेंग वू ने भयावह लहजे में कहा, प्रतिभा का क्या उपयोग है? बड़ा हो पाना ही असली योग्यता है। क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें या तो सहन करना सिखाया है या निर्दयी बनना? चेंग रुई ने तुरंत जवाब दिया, मुझे दादाजी याद हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उन पर कदम रखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे मेरा स्पाइंगू उनकी रीढ़ की हड्डी को खाली करता है। दादा और पोते के बीच एक छोटी सी बातचीत के बाद वे चुपचाप रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन से चले गए। वर्तमान में लिन युआन एक दयनीय परी को देख रहा था। यह एक कांस्य कठोर पत्ती गुलदाउदी थी। एक स्वस्थ कठोर पत्ती वाले गुलदाउदी को एक अच्छा, शक्तिशाली आक्रामक प्रकार का परी माना जाता था। गुलदाउदी के पत्तों को उड़ते हुए ब्लेड की तरह फेंका जा सकता था, जिससे काटने वाला नुकसान और हल्का पक्षाघात जहर हो सकता था। गुलदाउदी की पंखुड़ियां तेजी से ऊर्जा एकत्र कर सकती हैं और जहरीली ऊर्जा बाहर निकाल सकती हैं। लेकिन लिन युआन के सामने खड़ी इस सख्त पत्ती वाली गुलदाउदी के तने पहले से ही मुरझाए हुए थे। पंखुड़ियां और पत्तियां ऐसी लग रही थीं मानो वे निर्जलित हो गई हों और वे बस खड़ी रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं।
पंखुड़ियां ऐसी लग रही थीं मानो गिरने वाली हों और केवल कुछ ही पुन के सर बचे थे। हिंसक स्वभाव वाली महिला पास में खड़ी थी और उसने लिन युआन से आशंकित होकर पूछा, मास्टर, क्या इस कठोर पत्ती वाले गुलदाउदी को ठीक करने की कोई संभावना है? ये सवाल पूछते समय हिंसक स्वभाव वाली महिला का दिल घबरा गया। इससे पहले उसने दूसरे क्रिएशन मास्टर्स की तलाश की थी। उसने क्लास 2 क्रिएशन मास्टर से मदद पाने के लिए संपर्क और ढेर सारा पैसा जुटाने में आधा साल बिताया था। परिणामस्वरूप उत्तर नकारात्मक था। यह अज्ञात था कि क्या उस वर्ग 2 क्रिएशन मास्टर को परी को ठीक करना मुश्किल लगा था या वह पूरी तरह से ऐसा नहीं करना चाहता था। बेशक, चाहे कारण कुछ भी हो, हिंसक स्वभाव वाली महिला उससे सवाल करने के लिए योग्य नहीं थी क्योंकि अस्तित्व का नियम आत्मा क्यूई पेशेवरों और सृजन मास्टर्स के बीच मौजूद था। लिन युआन ने कठोर पत्ती वाले गुलदाउदी की स्थिति को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। ये कठोर पत्ती वाला गुलदाउदी देखने में दयनीय लग सकता है और किसी भी समय मर सकता है, लेकिन लिन युआन की वर्तमान उपचार क्षमता के साथ क्षतिग्रस्त जड़ों वाले कांस्य परी को ठीक करना बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। जब लिन युआन एक डी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर था तो वह पहले से ही कांस्य फेस की क्षतिग्रस्त जड़ों को ठीक करने में सक्षम था। ये सिर्फ इतना हुआ कि वह इस अवसर का उपयोग ये देखने के लिए कर सकता था कि कांस्य फे के लिए उपचार की गति क्या थी। अब वह एक सी रैंक आत्मा क्यूई पेशेवर था। जैसे ही लिन युआन ने सिर हिलाया, हिंसक स्वभाव वाली महिला अचानक रोने लगी। ऐसा लगा जैसे उसने लंबे समय से जो कुछ भी दबाया था उसे आखिरकार राहत मिल गई। वह रोते हुए भी मुस्कुरा रही थी। ये खुशी और आनंद के आंसू थे जिनमें एक तीखा एहसास भी था। हिंसक स्वभाव वाली महिला की बेटी की आंखें सुस्त और बहुत जीवंत नहीं थीं। जिस क्षण लिन युआन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने लिन युआन पर अपनी नज़रें टिका दीं। फिर उसने एक सुखद आश्चर्यचकित मुस्कान प्रकट की। जब लिन युआन ने मुस्कुराहटें देखीं तो वह एक पल के लिए भावुक हो गया। ये मुस्कुराहटें सुरंग के अंत में रोशनी की तरह लग रही थीं। इसने लिन युआन को एक सृजन गुरु के रूप में मार्ग पर चलने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना दिया। एक सृजन गुरु का मार्ग शीर्ष पर खड़े होकर सभी लोगों को ठंडी निगाहों से देखना नहीं होना चाहिए। इसे मुस्कुराहट और बचाव द्वारा बनाया जाना चाहिए जिससे मुक्ति का मार्ग बने। संक्षारक पंखुड़ियां। माँ और बेटी की भावनाओं के प्रदर्शन पर लिन युआन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह भावनात्मक क्षणों को संभालने में माहिर नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि दूसरों की भावनाओं के उफान से कैसे निपटा जाए। इसलिए उन्होंने कहा, पहले प्रजनन कक्ष के बाहर विश्राम कक्ष में जाओ। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जब मैं टफ लीफ क्रिसेंथेमम की जड़ों को ठीक कर लूँगा तो मैं तुम्हें अंदर आने के लिए सूचित करूँगा। माँ और बेटी के लिए सबसे बड़ी सांत्वना ये थी कि टफ लीफ क्राइसेंथेमम की घायल जड़ों को शीघ्रता से ठीक कर दिया गया। जब हिंसक स्वभाव वाली महिला ने लिन युआन की बातें सुनी तो उसने जल्दी से अपना सिर खुजलाया और बार बार लिन युआन को धन्यवाद दिया। फिर वह अपनी बेटी को प्रजनन कक्ष के बाहर विश्राम कक्ष में ले गई। लिन युआन ने अपने मन को शांत किया और अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया, जिससे इस कठोर पत्ती वाले गुलदाउदी में, जिसे मुरझाया हुआ माना जाता था, आध्यात्मिक क्यूई का संचार हो गया। आत्मा क्यू परिसंचरण प्रक्रिया के दौरान लिन युआन महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा क्यू परिसंचरण गति कई गुना तेज थी। जब कठोर पत्ती वाले गुलदाउदी को आत्मा क्यूई से उपचार प्राप्त हुआ तो उसमें तत्काल परिवर्तन आया। सबसे पहले जड़ की जड़ ठीक हुई, जो पहले से ही मुरझा चुकी थी। अब इसकी जड़ की संरचना तेजी से सफ़ेद हो रही थी। कुछ ही क्षणों में सफ़ेद जड़ों ने पहले से मुरझाई हुई जड़ों की जगह ले ली। लिन युआन ने अपने हाथों से जड़ों के मुरझाए हुए हिस्से को रगड़ा। वे सभी त्वचा की टूटी हुई परत की तरह गिरने लगे। टफ लीफ क्रिसेंथेमम में लगातार नए फूल उग रहे थे। जल्द ही सभी फूल की पंखुड़ियां भी उग गईं। हालांकि पंखुड़ियों का रंग अभी भी हल्का था। लिन युआन ने प्रजनन कक्ष की मेज से पहाड़ी झरने के पानी की एक बोतल ली और उसे जड़ों पर डाला। फिर उसने आत्मा क्यूई का संचार जारी रखा। टफ लीफ क्रिसेंथेमम की घायल जड़ों को ठीक करने में 20 मिनट से भी कम समय लगा। इस बार लिन युआन ने टफ लीफ क्रिसेंथेमम को ठीक करने के लिए परमानंद की शुद्ध भूमि का उपयोग भी नहीं किया। क्लास 2 क्रिएशन मास्टर परीक्षा के दौरान लिन युआन को ब्रॉन्ज शियर पिंसिल स्क्रैप की घायल जड़ों को ठीक करने में 2 घंटे लगे थे। ये तब था जब लिन युआन ने मोबियस के विशेष कौशल प्योर लैंड ऑफ ब्लिस का इस्तेमाल किया था। अगर उसने प्योर लैंड ऑफ ब्लिस का इस्तेमाल नहीं किया होता तो उसे लगभग 4 घंटे लगते। लेकिन अब लिन युआन ने परमानंद की शुद्ध भूमि का उपयोग नहीं किया, फिर भी उसने कांस्य परी की जड़ों को ठीक करने के लिए केवल 20 मिनट का उपयोग किया। सरल गणनाओं का उपयोग करते हुए सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर के रूप में पदोन्नति के बाद लिन युआन की कांस्य फे को ठीक करने की गति अब लगभग 10 गुना तेज हो गई थी। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लिन युआन ने सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का एक कटोरा पीने के बाद अपने शरीर की अशुद्धियों को शुद्ध किया था।
भले ही ऐसा था, सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर के रूप में पदोन्नत होने के बाद लिन युआन की क्रिएशन मास्टर क्षमता में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ। लिन युआन अभी भी क्लास 3 क्रिएशन मास्टर के मानक से थोड़ा नीचे हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। यह महसूस करने के बाद कि कठोर पत्ती वाला गुलदाउदी अब स्वस्थ है, लिन युआन ने एक सांस छोड़ी। टफ लीफ क्रिसेंथेमम की पंखुड़ियां अब मोटी हो गई थीं और पत्तियां भी बड़ी हो गई थीं। पत्तियों के किनारे भी खास तौर पर तीखे लग रहे थे। हालांकि टफ लीफ क्रिसेंथेमम की जड़ों के क्षतिग्रस्त होने के कारण इसका पूरा शरीर गंभीर रूप से निर्जलित हो गया था और उसे अभी भी पानी की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। पहाड़ी झरने के पानी की आधी बोतल अब कठोर पत्ती वाले गुलदाउदी द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। लिन युआन ने कठोर पत्ती वाले गुलदाउदी में पानी को जल्दी से भरने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करना जारी रखा। हालांकि लिन युआन को लगा कि वह एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट ग्रेड सीमा का सामना कर रहा है। ग्रेड सीमा ऐसी चीज थी जिससे लिन युआन परिचित था। उसने टफ लीफ क्रिसेंथेमम की जांच की और पाया कि यह एक कांस्य एक्सफे था। यह सिल्वर ग्रेड तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। चूंकि लिन युआन पहले से ही सीमा को महसूस कर सकता था, इसलिए उसने सीमा को तोड़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति के संचार को तेज कर दिया। थोड़े ही समय में जब आत्मा क्यूई ने ग्रेड सीमा को तोड़ दिया तो कांस्य कठोर पत्ती गुलदाउदी विकसित होना शुरू हो गया। यह अपनी पिछली 30 सेंटीमीटर ऊंचाई से बढ़कर आधा मीटर हो गया। पत्तियों का रंग भी पहले से ज्यादा चमकीला हो गया था। तने पर नई पत्तियां उग आई थीं। पहले इसमें सिर्फ एक फूल था, लेकिन अब इसमें 8 कलियां थीं। सभी कलियां धीरे धीरे खिल रही थीं। नए उगे फूल पहले फूल की तुलना में बहुत छोटे थे, लेकिन निश्चित रूप से समय के साथ वे समान आकार के हो जाएंगे। लिन युआन ने टफ लीफ क्रिसेंथेमम की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया और अनायास ही एक संतुष्ट मुस्कान छोड़ दी। फे नाम कठोर पत्ती वाला गुलदाउदी। फे प्रजाति गुलदाउदी प्रजाति जीनस। फे ग्रेड रजत 1/10। फे प्रकार घास। फे गुणवत्ता सामान्य। क्षमताएं पत्ती ब्लेड तने पर स्थित पत्तियों को गोली मारकर लंबी दूरी तक शारीरिक क्षति पहुंचाई जा सकती है। फूल कली तोप फूल जहरीली ऊर्जा के हमलों को दूर करने के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हैं। संक्षारक पंखुड़ियां क्षेत्र पर हमला करने के लिए फूलों की पंखुड़ियों को बिखेरें। पंखुड़ियों में पक्षाघात और संक्षारक गुण होते हैं। विशिष्ट कौशल विष गुणधर्मों में वृद्धि विष गुणों में वृद्धि करें, जिससे विष प्रभाव अधिक गहराई तक पहुंचेगा। टफ लीफ क्राइसेंथेमम में सिर्फ शारीरिक हमला करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि यह अपने जहर के गुणों का इस्तेमाल करके दूसरे फे को घायल और मार भी सकता था। हालांकि इस टफ लीफ क्राइसेंथेमम में सिर्फ लकवा मारने वाला जहर था। जब इसे कांस्य ग्रेड के विशेष कौशल एनहांस्ड पॉइजन एट्रीब्यूट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये टफ लीफ क्राइसेंथेमम को अच्छा नुकसान पहुंचाने में सक्षम बनाता है। इसकी सिल्वर ग्रेड क्षमता संक्षारक पंखुड़ियां टफ लीफ क्राइसेंथेमम को पक्षाघात विशेषता के शीर्ष पर एक अतिरिक्त संक्षारक विशेषता प्रदान करने की अनुमति देती है। जब इसे उन्नत जहर विशेषताओं के साथ उपयोग किया जाता है तो इसने टफ लीफ क्राइसेंथेमम की आक्रामक क्षमता को बढ़ाया। पक्षाघात विष ने बहुत अच्छा नियंत्रण प्रदान किया, लेकिन मारक क्षमता कम थी। हालांकि संक्षारक विष के साथ यह अब घातक हो गया था। सिल्वर ग्रेड क्षमता भी एक बेहतरीन एओई हमला प्रदान करने में सक्षम थी। इसने लीफ ब्लेड या फ्लावर बड कैनन के साथ एक बेहतरीन संयोजन प्रदान किया। ये कहा जा सकता है कि कठोर पत्ती वाले गुलदाउदी का विकास बहुत सफल रहा। लिन युआन का क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में जाने का उद्देश्य हिंसक स्वभाव वाली महिला से किया गया वादा पूरा करना और उसकी बेटी को उसके परी से उबरने में मदद करना था। अब उसने अपना वादा पूरा कर लिया था। लिन युआन को लगा कि क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में ब्रीडिंग रूम का इस्तेमाल करना काफ़ी परेशानी भरा था। इसलिए अगर वह किसी फे की जड़ों को ठीक करने के लिए एक और अनुरोध स्वीकार करने जा रहा था तो वह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि उसका स्टोर आधिकारिक रूप से स्थापित न हो जाए। अभी के लिए लिन युआन मुख्य रूप से फे के लिए अनुकूलित पोषण या कीमती फे को बेचने को स्वीकार करेगा। ऐसा करने से उसे तेजी से रेडियंस डॉलर जमा करने की अनुमति मिलेगी। शरीर की साधना निरंतर प्रगति की प्रक्रिया है। इस दुनिया में सभी जीवित चीजें बेहतर होती रहेंगी, इसलिए अगर कोई स्थिर हो जाए तो यह एक प्रतिगमन होगा। लिन युआन ने हिंसक स्वभाव वाली महिला और उसकी बेटी को अंदर आने के लिए बुलाया। प्रजनन कक्ष में प्रवेश करते समय माँ और बेटी थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन जब उन्होंने बड़ा और बिल्कुल अलग टफ लीफ क्रिसेंथेमम देखा तो वे दंग रह गईं। लिन युआन ने हिंसक स्वभाव वाली महिला की बेटी को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम अपने परी को पहचानने में सक्षम नहीं हो? अचानक घात हिंसक स्वभाव वाली महिला की बेटी अचंभित थी। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और कठोर पत्ती वाला गुलदाउदी बिना किसी बाधा के उसके आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में वापस आ गया। वह पहले तो सुखद आश्चर्यचकित हुई, लेकिन तुरंत ही सदमे में अपना मुंह चौड़ा कर लिया। मेरा कठोर पत्ती वाला गुलदाउदी कांस्य होना चाहिए था, लेकिन अब ये चांदी का है। लिन युआन ने सिर हिलाया। इस टफ लीफ क्रिसेंथेमम में अच्छी क्षमता है।
इसकी सिल्वर ग्रेड क्षमता में काफ़ी अच्छी मारक क्षमता है और जब इसे अन्य क्षमताओं के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो यह समग्र रूप से बढ़ावा देता है। अगली बार यदि आप फिर से हॉर्न डेमन से मिलते हैं तो आपके फेंकी जड़ों को नुकसान नहीं होगा। हिंसक स्वभाव वाली महिला ने जल्दी से लिन युआन को प्रणाम किया और लगातार उसका धन्यवाद किया। फिर उसने रिवाइवल सॉइल निकाली जो उसने तैयार की थी लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट में थी। मास्टर, पहले हमारा समझौता 500 ग्राम रिवाइवल सॉइल का था। मैंने और प्राप्त किया है और इस बैग में 600 ग्राम है। हालांकि मैंने कांस्य से रजत तक के विकास के लिए शुल्क तैयार नहीं किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे कुछ दिन दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने रिवाइवल सॉइल लिया और उसका हाथ मिलाया। 100 ग्राम अतिरिक्त रिवाइवल सॉइल मुआवजे के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने टफ लीफ क्रिसेंथेमम को सिल्वर में विकसित करने का फैसला किया और आपकी राय नहीं पूछी। इस तरह मुझे अतिरिक्त मुआवजे की ज़रूरत नहीं है। रिवाइवल सॉइल का ये बैग सस्ता नहीं था और प्लांट टाइप फे के लिए इसके बहुत फ़ायदे होने की वजह से इसकी कीमत गोल्ड ग्रेड ड्रैगन बीस्ट ब्लड से कम नहीं थी। 600 ग्राम के रिवाइवल सॉइल के एक बैग के लिए शायद 300 रेडियंस डॉलर की ज़रूरत होगी। ये कीमत शायद दूसरे क्रिएशन मास्टर्स के लिए ब्रॉन्ज फे की जड़ों को ठीक करने के लिए अपेक्षाकृत कम हो, लेकिन ये हास्यास्पद रूप से सस्ता नहीं था। इसके अलावा हिंसक स्वभाव वाली महिला ने रिवाइवल सॉइल के इस बैग को खोजने के लिए काफ़ी मेहनत की होगी। बोलने के बाद लिन युआन ने हिंसक स्वभाव वाली महिला और उसकी बेटी को धन्यवाद देने का कोई मौका नहीं दिया और उसने पुनरुद्धार मिट्टी ले ली और प्रजनन कक्ष से बाहर निकल गया। हिंसक स्वभाव वाली महिला की बेटी अपने परी के ठीक होने और विकास की खुशी में पूरी तरह से डूबी हुई थी, लेकिन हिंसक स्वभाव वाली महिला की आंखें फिर से नम थीं। शाही राजधानी में रहना भले ही आकर्षक लगता हो, लेकिन कोई कैसे जान सकता है कि एक साधारण महिला को अपनी बेटी का भरण पोषण करने के लिए कितना दबाव और दुख सहना पड़ता होगा। जीवन की कठोर और ठंडी परिस्थितियों का सामना करने के बाद हिंसक स्वभाव वाली महिला ने एक मुखौटा पहन लिया था। यह एक कठोर मुखौटा था जो उसके कोमल अंदरूनी हिस्सों की रक्षा करता था, लेकिन अब उसे एक गर्म प्रकाश महसूस हुआ जो शांतिपूर्ण और शक्तिशाली था। एक युवा और प्रतिभाशाली क्रिएशन मास्टर वास्तव में स्वभाव से बहुत दयालु था। यह अत्यंत प्रशंसनीय था। जब लिन युआन रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन से बाहर निकला और कुछ ही कदम आगे बढ़ा तो किसी ने उसे पीछे से बुलाया। लिन युआन ने पलटकर देखा कि यह एल्डर डू था जिसने उसे बुलाया था। एल्डर डू तेजी से आगे बढ़े और जोर से हंसते हुए बोले, इतनी जल्दी चले जा रहे हो? ये कार्ड तुम्हारे लिए है। अगली बार जब तुम रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में फिर से आओगे तो तुम बस ये कार्ड मुख्य हॉल के अटेंडेंट को दे सकते हो और वे तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। भविष्य में मैं तुम्हारी किसी भी ज़रूरत को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। लिन युआन को एल्डर डू से कार्ड मिला। चूंकि यह एक एल्डर से उपहार था, इसलिए लिन युआन स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। हालांकि लिन युआन ने रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में वापस जाने की योजना नहीं बनाई थी। फिर भी लिन युआन ने फिर भी कहा, मैंने एल्डर डू को परेशान किया है। एल्डर डू सामान्य समय में व्यस्त रहते हैं, इसलिए ये जूनियर स्वाभाविक रूप से आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। एल्डर डू ने लिन युआन को देखा और उसकी मुस्कान और भी चमक उठी। चूंकि लिन युआन ने रेडियंट मून पैलेस में उसकी मदद की थी, साथ ही लिन युआन का शांत और संयमित रवैया और क्लास 2 क्रिएशन मास्टर परीक्षा को सीधे पास करने की उसकी प्रतिभा, इन कारकों ने एल्डर डू को लिन युआन की और भी अधिक प्रशंसा करने के लिए प्रेरित किया। एल्डर डू ने अनजाने में ही चेंग रुई के साथ अपनी तुलना कर ली और महसूस किया कि चेंग रुई बिल्कुल हीन है। जब उन्हें याद आया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चेंग रुई को ट्रिब्यूनल सन की उपाधि दी थी तो एल्डर डू के चेहरे पर जलन महसूस हुई। एल्डर डू को अलविदा कहने के बाद लिन युआन ने समय देखा और पाया कि अभी सुबह के सिर्फ 10 बजे थे। लियू जी के साथ उनकी मुलाकात दोपहर के 3 बजे थी और बीच में अभी 5 घंटे बाकी थे। लिन युआन के पास कोई और व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसने लियू जी से संपर्क किया। उसे कॉल करने के बाद लियू जी ने लिन युआन को बताया कि वह वर्तमान में उपनगरीय क्षेत्र में एक घर देख रहा है। उपनगरीय क्षेत्रों में घर अपेक्षाकृत एकांत थे, लेकिन उनका वातावरण बेहतर था। ये कहने के बजाय कि यह एक घर था, ये वास्तव में 5000 वर्ग मीटर में फैला एक ज़मीन का टुकड़ा था। ज़मीन के बगल में एक छोटी मानव निर्मित झील थी और झील का पानी पहाड़ के ऊपर झरने के पानी से आता था। आसपास की हरियाली भी अच्छी थी और यह वाकई शानदार नज़ारे वाली जगह थी। हालांकि ये काफ़ी सुनसान था, इसलिए ज़मीन के बड़े टुकड़े की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं मानी गई। इस तरह लिन युआन ने लियू जी से पहले ही मिलने का फैसला किया ताकि ये देख सके कि ज़मीन कैसी दिखती है। स्थान के बारे में पूछने के बाद लिन युआन ने विशेष परिवहन के लिए बुलाया जो कि रॉयल कैपिटल विंड ट्रैवल पिजन के लिए विशेष था। विंड ट्रैवल पिजन रॉयल कैपिटल का विशेष उड़ान परी था और इसे प्रशिक्षित करना बेहद कठिन था।
एक विशेष विंड ट्रैवल पिजन प्रशिक्षक की आवश्यकता थी और विंड ट्रैवल पिजन केवल 2 साल के प्रशिक्षण के बाद ही ग्राहकों को ले जाने में सक्षम होगा। विंड ट्रैवल पिजन रॉयल कैपिटल में एक बेहद लोकप्रिय उड़ने वाला परी था और इसकी खास बात यह थी कि इसे नियंत्रित करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं थी। प्रशिक्षक को बस विंड ट्रैवल पिजन को ग्राहक को एक निश्चित स्थान से एक निश्चित गंतव्य तक लाने के लिए कहना था। विंड ट्रैवल पिजन स्पिरिट क्यूई जागृति के बाद मैसेंजर कबूतरों से विकसित हुआ था और यह एक सिल्वरफे था। उड़ान की गति को तेज नहीं माना जाता था, लेकिन कीमत भी कम नहीं थी। एक एकल वापसी यात्रा की लागत 0.5 रेडियंस डॉलर होगी। चूंकि लिन युआन रॉयल कैपिटल में था, इसलिए उसे इसकी सभी खासियतों को आजमाना चाहिए। सभी ने कहा कि पवन यात्रा कबूतर की पीठ सबसे नर्म बिस्तर से भी अधिक आरामदायक थी। लिन युआन ने बस एक पल का इंतजार किया और 3 मीटर के पंखों वाला एक सफ़ेद कबूतर उसके पास आकर रुका। लिन युआन ने आगे बढ़कर अपने मोबाइल फ़ोन पर पवन यात्रा कबूतर को ऑर्डर दिखाया। पवन यात्रा कबूतर ने फिर अपने पंख को हिलाया और लिन युआन को संकेत देने के लिए ज़मीन पर रख दिया कि वह उसके पंख पर पैर रखकर उसकी पीठ पर चढ़ जाए। जब लिन युआन पवन यात्रा कबूतर की पीठ पर सवार था तो उसने महसूस किया कि उसके पंख नर्म और रेशमी थे। ये सामान्य पंख की तरह नहीं था, बल्कि उच्च श्रेणी के रेशम की तरह था। पवन यात्रा कबूतर न तो बहुत तेज़ उड़ता था और न ही बहुत अधिक, लेकिन इसकी गति स्पीड होफ डॉन की कार से कम 5 गुना अधिक थी। पवन यात्रा कबूतर की एक और अनोखी विशेषता ये थी कि यात्री दृश्य देख सकते थे। इसका उद्देश्य यात्रा करना हो सकता है, लेकिन इसकी पीठ पर बैठे यात्री रॉयल कैपिटल के सुंदर दृश्य की प्रशंसा करने में सक्षम थे। जैसे ही वे रॉयल कैपिटल के शहरी क्षेत्र से बाहर निकले, वे उत्तरी उपनगरीय क्षेत्र में पहुंच गए। दूरी और पवन यात्रा कबूतर की गति का संदर्भ लेते हुए लिन युआन ने अनुमान लगाया कि उसे लियू जी से मिलने के लिए निर्धारित स्थान तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। लिन युआन उपनगरीय क्षेत्र के दृश्यों को देख रहा था। पवन यात्रा कबूतर लगभग 25 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जबकि विलो के पेड़ जैसे कुछ छत्र पौधे 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम थे। कम ऊंचाई पर उड़ते समय लिन युआन की सांसें पौधों की खुशबू से भर गईं। उसी समय पवन यात्रा कबूतर ने अचानक 2 तीव्र गूंजती ध्वनियां निकालीं। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने देखा कि एक ग्रे ऊर्जा किरण पवन यात्रा कबूतर के पंखों के बाएं हिस्से से टकरा रही थी। ऊर्जा किरण का प्रभाव बेहद शक्तिशाली था और यहां तक कि लिन युआन भी दबाव महसूस कर सकता था। पवन यात्रा कबूतर के शरीर का बायां आधा हिस्सा एक घाव और खून की धुंध के साथ फट गया था। अचानक हुए हमले के बाद पवन यात्रा कबूतर ने तेजी से अपना दाहिना पंख फड़फड़ाया और जमीन की ओर गिरते हुए कूदने लगा। जब पवन यात्रा कबूतर गिर रहा था तो वह बहुत चिंतित भाव से लिन युआन को देखने के लिए पीछे मुड़ा। जब वह जमीन से 3 से 4 मीटर दूर था तो पवन यात्रा कबूतर को लगा कि जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। महत्वपूर्ण क्षण में पवन यात्रा कबूतर ने मुड़कर लिन युआन को बचाने के लिए अपने दाहिने पंख को उसके चारों ओर लपेट लिया। धूल के उड़ते ही उसका सिर जमीन पर जा लगा, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। दरअसल जब हवा में यात्रा करने वाला कबूतर लिन युआन की रक्षा के लिए हवा में मुड़ा तो वह पहले ही अपनी जान गंवा चुका था। इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसका बचाव का अंतिम तरीका वास्तव में एक पूर्ण अजनबी की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह एक प्रशिक्षक द्वारा एक परी को सौंपा गया एक मिशन था तथा एक पवन यात्रा कबूतर की उड़ते परी के रूप में व्यावसायिकता थी। चूंकि पवन यात्रा कबूतर ने अपने शरीर का उपयोग करके उसे प्रभाव से बचाया था, इसलिए लिन युआन को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। हालांकि गिरने के प्रभाव ने लिन युआन को अभी भी असहज कर दिया। लिन युआन समझ गया कि किसी ने उसे निशाना बनाया है। वह दूसरों के साथ दुश्मनी करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उस पर घात लगाने वाला एकमात्र व्यक्ति केवल चेंग रुई ही हो सकता था। पवन यात्रा कबूतर के दाहिने पंख से उभरने के बाद लिन युआन ने पवन यात्रा कबूतर को देखा जो जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद होने वाली थीं। शरीर के बाएं हिस्से पर विस्फोट के घाव और गिरने के प्रभाव ने पवन यात्रा कबूतर की लाश को असामान्य रूप से दयनीय बना दिया था। उस समय लिन युआन ने एक घमंडी और क्रूर आवाज़ सुनी। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? चूंकि तुमने मुझे लात मारी है, इसलिए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लिन युआन ने देखा कि चेंग रुई के बगल में एक काले चेहरे वाला बुजुर्ग खड़ा था। उसके चेहरे की विशेषताओं को देखते हुए चेंग रुई की शक्ल थोड़ी बहुत उस बुजुर्ग से मिलती जुलती थी। एक कीट प्रकार का प्राणी जो लगभग 1 हाथ की लंबाई का था, जिसके कई पैर थे, बुजुर्ग के कंधे पर रेंग रहा था। जाहिर है इस कीट प्रकार के प्राणी ने पहले ग्रे ऊर्जा किरण को बाहर निकाल दिया था। ये कई पैरों वाला कीट प्राणी लिन युआन के लिए काफ़ी परिचित था और यह काफ़ी स्पष्ट था कि यह स्पाइंगू का बड़ा संस्करण था। हालांकि चेंग रुई ने प्रतियोगिता के दौरान जिस स्पाइंगू को बुलाया था उसकी तुलना में इस स्पाइंगू के शरीर पर ढेर सारे सुनहरे छल्ले थे। सुनहरे छल्लों ने भयावह स्पाइंगू को बहुत ही विचित्र रूप दिया। लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके रेड थॉर्न और चिमी को बुलाया।
उसी समय जीनियस ने टूल ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके लिन युआन के लिए चश्मे की एक जोड़ी में बदल दिया। उस समय लिन युआन ने बुजुर्ग को चेंग रुई से बात करते हुए सुना, तुम उसके जैसे कीड़े को भी नहीं हरा सकते। उसका सबसे मजबूत परी सिर्फ कांस्य है, फिर भी तुम्हें वास्तव में मेरी तलाश करने की जरूरत थी। यदि तुम व्यक्तिगत रूप से बदला नहीं लेना चाहते थे तो गोल्ड रिंग स्पाइंगू से एक आकस्मिक ऊर्जा किरण इस बच्चे और उस बदकिस्मत पवन यात्रा कबूतर को टुकड़ों में उड़ा सकती थी। चेंग रुई ने अपने परी गोल्ड स्पाइंगू को बुलाया, जो चेंग रुई के हुकोह एक्यूपॉइंट से बाहर रेंगता हुआ आया। यह इतना दर्दनाक था कि चेंग रुई ने अपने दांत पीस लिए। दादाजी, अगर कोई उसकी रक्षा नहीं कर रहा होता तो मैं उसे खत्म कर देता। चेंग वू ने भौहें सिकुड़ते हुए अधीर स्वर में कहा, तो जल्दी करो और अपना कदम बढ़ाओ। ये जगह उपनगरीय क्षेत्र हो सकता है, लेकिन क्लास 2 क्रिएशन मास्टर पर कदम उठाने के लिए यह अभी भी एक अपरिहार्य हंगामा पैदा करेगा। प्रत्येक क्रिएशन मास्टर रेडियंस फेडरेशन की राजधानी था और इस प्रकार किसी क्रिएशन मास्टर की हत्या करना रेडियंस फेडरेशन में एक गंभीर मामला माना जाता था। चेंग रुई ने लिन युआन पर दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, यह बुरा नहीं है कि आपकी क्रिएशन मास्टर प्रतिभा आपको रेडियंट मून पैलेस में लाने के लिए पर्याप्त है। एल्डर डू भी आपकी रक्षा कर रहे हैं। हालांकि आपकी प्रतिभा बस एक पल में नष्ट हो जाएगी। अपने हाथ और पैर खोने के बाद आइए देखें कि आप और किस बात पर गर्व कर सकते हैं। लिन युआन ने स्पिरिट गैदर गोल्डफिश के विशेष कौशल स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट को खोल दिया। उसके कांस्य स्पिरिट गैदर गोल्डफिश द्वारा एकत्रित की गई सारी स्पिरिट क्यूई अचानक लिन युआन की पीठ पर स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट से बाहर निकल आई। उसी समय चिमी ने जल्दी से टर्बुलेंस को अंजाम दिया और चेंग रुई पर हमला करने के लिए साउंड थ्रस्ट का इस्तेमाल किया। लिन युआन ने फिर अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति रेड थॉर्न में डाल दी, जिससे उसकी नुकीली बेलें तेजी से फैल गईं और चेंग रुई पर लिपट गईं। लिन युआन के पास प्रचुर मात्रा में आत्मा क्यूई थी और यह रेड थॉर्न की लताओं को तुरंत 20 मीटर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही लिन युआन का चौतरफा हमला चेंग रुई तक पहुंचने वाला था, एक ठंडी खर्राटे गूंजी और चेंग वू के कंधे पर गोल्ड रिंग स्पाइंगू ने एक फुफकार भरी दहाड़ लगाई। एक ग्रे ऊर्जा तरंग ने लिन युआन के सभी हमलों को विघटित कर दिया और रेड थॉर्न, चिमी और जीनियस को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जीनियस अब अपने टूल ट्रांसफॉर्मेशन अवस्था को बनाए रखने में सक्षम नहीं था और लिन युआन के बगल में जमीन पर गिर गया। उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसके पेट में गर्म उछाल था और उसने ताज़ा खून की उल्टी की। लिन युआन को पता था कि चीज़ें उसके लिए अच्छी नहीं होने वाली थीं और प्रतिरोध का कोई मौका नहीं था, इसलिए उसने चेंग रुई पर एक चौतरफा हमला किया था। दुर्भाग्य से उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके चौतरफा हमले को गोल्ड रिंग स्पाइंगू की आकस्मिक ऊर्जा के विस्फोट से आसानी से रोका जा सकेगा। चेंग रुई ठंडे पसीने में भीग गया था। लिन युआन का अचानक हमला उसे मारने ही वाला था। इससे चेंग रुई हैरान और भयभीत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आक्रोश अब और भी अधिक सघन हो गया था। चेंग रुई ने नहीं सोचा था कि उसकी लापरवाही ने लिन युआन के हमले को लगभग कब्र में भेजने की अनुमति दे दी थी। चेंग रुई को जो झटका लगा वह तुरंत भारी घृणा में बदल गया। घृणा ने आक्रोश को रंगीन उन्माद में बदल दिया जब चेंग रुई चिल्लाया, अगर मेरा स्पाइंगू तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को खाली नहीं करता है तो मैं अपना पारिवारिक नाम छोड़ दूंगा। चेंग, तुम बस एक धीमी और दर्दनाक मौत मरो क्योंकि स्पाइंगू धीरे धीरे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को चबा रहा है। लिन युआन ने उठने के लिए संघर्ष किया। उसके पूरे शरीर में हो रहे तीव्र दर्द के कारण लिन युआन फिर से जमीन पर गिर सकता था। लिन युआन ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा, लेकिन हरकतों से उसकी चोटें और बढ़ गईं और उसे फिर से खून की उल्टी हो गई। उसी समय गंभीर रूप से घायल चिमी, जीनियस और रेड थॉर्न भी उठ खड़े हुए। चेंग रुई और चेंग वू ने अपने हमलावर रुख को अपनाया। जैसे ही चेंग रुई लिन युआन को लात मारने वाला था, रेड थॉर्न ने मुंह में संक्षारक तरल पदार्थ भर लिया। चेंग रुई पहले से ही तैयार था क्योंकि स्पाइंगू को रेड थॉर्न के हमले को रोकने के लिए ब्लेड की तरह लहराया गया था। इसने रेड थॉर्न की कई बेलों को भी काट दिया। लेकिन जैसे ही स्पाइंगू रेड थॉर्न पर हमला कर रहा था, चिमी ने एक कमजोर सी चहचहाहट निकाली और चेंग रुई पर बहुत करीब से 3 ध्वनि प्रहार किए। इससे चेंग रुई को झटका लगा, लेकिन एक तेज हवा ने चिमी के साउंड थ्रस्ट को रोक दिया। फिर लिन युआन, चिमी, जीनियस और रेड थॉर्न को फिर से कुछ मीटर पीछे उड़कर भेजा गया। लिन युआन फिर से खड़े होने के लिए संघर्ष करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। रेड थॉर्न, जीनियस और चिमी को जमीन पर गिरते देखकर लिन युआन ने अपनी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करके उन्हें अपने आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में वापस ले लिया। लिन युआन ने आसमान में दोपहर के गर्वित सूरज को देखा और महसूस किया कि यह सामान्य से कहीं ज्यादा चमकीला था। इस जीवन और मृत्यु की स्थिति में लिन युआन को अचानक लगा कि उसके कानों के पास हवा हल्की और उदासीन थी। चेंग वू ने नाक सिकुड़ी और अक्षम चेंग रुई को देखा। तुम इस कीड़े के हाथों 2 बार लगभग मर चुके हो। क्या तुम नहीं समझते कि एक शेर खरगोश का शिकार करते समय भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है? मैं तुम्हें एक और सबक सिखाऊंगा कि क्या तेज और निर्दयी है।
जैसे ही चेंग वू के शब्द फीके पड़े, गोल्ड रिंग स्पाइंग वू तेजी से सिकुड़कर लिन युआन की गर्दन की रीढ़ की हड्डी की ओर उड़ गया। गोल्ड रिंग स्पाइंग वू ने उड़ते समय हवा को चीरने वाली आवाज़ पैदा की। ठीक उसी क्षण लिन युआन को अचानक लगा कि शाही राजधानी का आकाश अंधकार में हो गया है। आसमान में एक नया चांद लटका हुआ था जो गर्वित दोपहर के सूरज को लगभग ढक रहा था, और एक क्रोधित आवाज़ पूरे क्षितिज में गूंज रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोपहर का सूरज अपनी चमक के साथ चमक रहा था, तभी अचानक चमकता हुआ चांद दिखाई दिया और पूरा आकाश चांदनी से जगमगा उठा। उस समय रॉयल कैपिटल में कई विशेषज्ञों ने एक साथ अपने सिर उठाए और आकाश में ठंडे चंद्रमा को देखा जिसने सूर्य के प्रकाश को ढक रखा था। विशेषज्ञों में एक 30 वर्षीय व्यक्ति भी था जिसकी आंखें एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसी थीं जो अनगिनत अनुभवों से गुजरा था। वह एक जेड बांस पकड़े हुए था और एक भयावह भाव के साथ भौहें सिकोड़ रहा था। ये चंद्र महारानी की ठंडी चंद्र लोन डिस्क है। आपको ये जानना होगा कि चंद्र महारानी के परियों में कोल्ड मून लोन डिस्क का इस्तेमाल मुख्य रूप से हत्या के लिए किया जाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्र महारानी ने कोल्ड मून लोन डिस्क को बुलाया? जेड बांस वाले आदमी के सामने लाल कवच पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक काला पत्थर था। जब आसमान में ठंडा चांद दिखाई दिया तो काला पत्थर बोर्ड पर गिरा और काले और सफ़ेद पत्थरों को हिला दिया। इसने उस खेल को बाधित कर दिया जो विजेता के साथ तय होने वाला था। बांस सम्राट, क्या चंद्र महारानी की कोल्ड मून लोन डिस्क मिड ब्रीड तक पहुंच गई है? मुझे आश्चर्य है कि उस समय की तुलना में कोल्ड मून लोन डिस्क कितनी मजबूत है। बांस सम्राट ने जेड बांस को पकड़ लिया और गंभीर भाव से कहा, आप चंद्र महारानी के गुस्से के बारे में भी जानते हैं। जब से उनकी कोल्ड मून लोन डिस्क दिखाई दी है तब से कुछ बड़ी बात हुई होगी। बांस सम्राट बोलने के बाद एक छवि में बदल गया और उस जगह की ओर बढ़ गया जहां ठंडी चांदनी थी। लाल कवच वाला आदमी भी बांस सम्राट का पीछा करते हुए छवियां छोड़ गया। स्पिरिट गार्ड्स मुख्यालय को रॉयल कैपिटल के भीतर सबसे मजबूत युद्ध शक्ति वाला स्थान माना जाता था। स्पिरिट गार्ड क्रेस्ट पहने हुए कई व्यक्ति मुख्यालय में प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। स्पिरिट गार्ड्स मुख्यालय के मुख्य हॉल में एक दुबली पतली और नकाबपोश महिला थी। खिड़की से ठंडे चांद को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, आसमान में ऊंचा चांद, एक ब्लेड जो 10 साल से वापस ले लिया गया है। तुम फिर से क्यों आगे बढ़ रही हो? मुझे उम्मीद है कि स्थिति पिछली बार जैसी नहीं होगी। बोलने के बाद काले कपड़े पहने नकाबपोश महिला चीफ हॉल से गायब हो गई। मेज से कुछ कागज के टुकड़े नीचे गिरे जिससे वे अकेले दिख रहे थे। रॉयल कैपिटल के रेडियंस इंपीरियल पैलेस के शाही दरबार में मुख्य सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके बाएं और दाएं 2 अधेड़ उम्र के पुरुष बैठे थे जो समान रूप से जबरदस्त पराक्रम वाले थे। बूढ़े आदमी ने अचानक प्रकट हुए ठंडे चांद को देखा और अपनी उंगली से मेज पर दस्तक दी, जबकि दूसरे हाथ से उसने अपना माथा थामा हुआ था। वह 2 अधेड़ उम्र के आदमियों की ओर देखने के लिए मुड़ा और एक पल के लिए बुदबुदाया। फिर उसने ठंडे चेहरे वाले बाईं ओर के आदमी से कहा, आयरन जेल जाकर पता लगाओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चांद की महारानी इतनी क्रोधित हो गईं। जब पहाड़ के पेड़ों के बीच एक पेड़ गिरता है तो वह उतना ही साफ होता है जितना कि नदी पर चांद की रोशनी। मुझे उम्मीद है कि चांद की महारानी का क्रोध का चमकीला चांद 10 साल पहले की घटना की तरह झुलसाने वाला नहीं होगा। सुनहरे कवच में एक आदमी हाथ में ब्लेड लिए बाईं तरफ की सीट से उठा और ठंडे स्वर में स्वीकार किया। हाँ। इसके बाद सुनहरे कवच वाला आदमी बाईं सीट से गायब हो गया। दाहिनी सीट पर बैठा आदमी मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अनायास ही पूछा, महामहिम को आयरन प्रिजन के स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए। क्या आपको डर नहीं है कि आयरन प्रिजन चंद्र महारानी को और भी क्रोधित कर देगा? बूढ़े आदमी ने दाहिनी सीट पर बैठे मुस्कुराते हुए आदमी को देखा और कहा, सिकार्डा सॉन्ग, अगर आयरन प्रिजन नहीं जाता है तो जिस व्यक्ति ने चंद्र महारानी को क्रोधित किया है उसके बचने का कोई मौका नहीं होगा। मुस्कुराते हुए आदमी ने बिना ज्यादा ध्यान दिए कहा, चंद्रमा महारानी आसानी से क्रोधित नहीं होती। चूंकि कोल्ड मून लोन डिस्क दिखाई दी, इसका मतलब है कि वह हत्या करने का इरादा रखती हैं। जो लोग चंद्र महारानी को क्रोधित करते हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से कीमत चुकानी पड़ती है, यहाँ तक कि आयरन जेल भी। इसलिए मुझे भी जाना चाहिए। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चुप रहा और फिर सिर हिलाया। फिर उस बूढ़े आदमी के सिर हिलाते ही मुस्कुराता हुआ आदमी अपनी सीट से गायब हो गया। ... एक जोरदार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गूंजने के बाद ठंडे चांद की चांदनी इस जगह की ओर बरसने लगी। लिन युआन को ऐसा लगा जैसे चांदनी का असर उसके शरीर पर हो रहा है। कुछ ही पलों में चांदनी की रोशनी की वजह से उसके शरीर का सारा दर्द और अंदरूनी जलन धीरे धीरे गायब हो रही थी। हालांकि चेंग रूई और चेंग वू कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे जो पूरी तरह से अलग था। चांदनी ने तुरंत चेंग रूई और उसके शरीर पर मौजूद स्पाइंग वू को नष्ट कर दिया। चेंग वू का डायमंड फैंटेसी वी गोल्ड रिंग स्पाइंग वू भी चांदनी की वजह से स्थिर हो गया।
हालांकि गोल्ड रिंग स्पाइंग वू एक डायमंड फैंटेसी विस्रोत प्रकार का जीवन रूप था, जब चांदनी की चमक से प्रकाशित हुआ तो इसके फीलर्स, पैर और कवच अभी भी धीरे धीरे विघटित हो रहे थे। चांदनी की चमक से जगमगाते हुए चेंग वू के शरीर में भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे लगा कि उसका शरीर जल रहा है, लेकिन ये जलन बिना दर्द के थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के भीतर की कोशिकाएं लगातार गायब हो रही थीं। कुछ ही समय में उसके बाएं हाथ की 3 उंगलियां पहले ही विघटित हो चुकी थीं। चेंग वू तुरंत चिल्लाया, क्या चंद्र महारानी, कृपया दया करें। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि चंद्र महारानी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से दंडित किया है। चांदनी के साथ चांद के रंग के वस्त्र पहने एक महिला उतरी। बस एक पल में वह लिन युआन के पास खड़ी हो गई। चांद के रंग के वस्त्र पहने महिला के कंधे पर एक छोटा खरगोश बैठा था जो मूली खा रहा था। छोटे खरगोश ने लिन युआन को देखा और उस पर कूद पड़ा। उसने अपने छोटे छोटे पंजों से मूली को बहुत देर तक खरोंचा और फिर मूली के छिलके का एक छोटा सा टुकड़ा खींच लिया। उसने मूली के छिलके को दिल से देखा और लिन युआन को नापसंदगी से देखा। छोटे खरगोश ने अपना सिर उठाया और देखा कि चंद्र महारानी उसे देख रही हैं, इसलिए उसने अनिच्छा से मूली का छिलका लिन युआन के मुंह में रख दिया। लिन युआन का शरीर चांदनी की रोशनी में पहले से ही ठीक हो रहा था, तभी अचानक वह पूरी तरह से ठीक हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मूली का छिलका उसके मुंह में गया, उसका शरीर तुरंत अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया। यहाँ तक कि रेड थॉर्न, चिमी और जीनियस, जो उसके आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में घायल पड़े थे, तुरंत ठीक हो गए। जब छोटे खरगोश ने देखा कि लिन ठीक हो गया है तो उसने जल्दी से लिन युआन का मुंह खोला और मूली के छिलके को बाहर निकाला। फिर उसने अपने फर पर लगे मूली के छिलके को साफ किया और फिर उसे सावधानी से मूली पर चिपका दिया। लिन युआन खड़ा हुआ और उसने देखा कि चंद्र महारानी चिंता से उसकी ओर देख रही थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, चंद्र महारानी ने आत्मग्लानि से कहा, जब तुम चले गए थे तो मुझे कोल्ड मून या मिस्टिक मून में से किसी एक को तुम्हारे पीछे आने के लिए कहना चाहिए था। यह मेरी लापरवाही है। मुझे नहीं लगा कि कोई वास्तव में रॉयल कैपिटल के उपनगरीय क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत करेगा। जैसे ही चंद्र महारानी ने अपना वक्तव्य समाप्त किया, ऐसा लगा मानो चांदनी का प्रभुत्व सूर्य को भेदने जा रहा है। चेंग वू वर्तमान में अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को चांदनी से बचाने के लिए प्रवाहित कर रहा था, जो सभी छिद्रों से होकर गुजर रही थी। वह फैंटेसी वी गोल्ड रिंग स्पाइंग वू को वापस बुलाना चाहता था, लेकिन चांदनी ने उसे 1 इंच भी हिलने नहीं दिया। एक बार जब चंद्र महारानी ने लिन युआन से बात की तो चेंग वू का पूरा शरीर भीग गया। उसकी आत्मा की गहराई से भय की अनुभूति हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा और घुटनों के बल बैठ गया। वह जो कहना चाहता था वह भी नहीं कह सका। जब चांदनी ने चेंग रूई को पूरी तरह से विघटित कर दिया तो चेंग वू का दिल सदमे और दुख से भर गया, लेकिन अब चेंग वू अपने ही पोते के प्रति घृणा से भर गया था। मेरे पोते ने चंद्र महारानी से बदला लेना चाहा। इस कीड़े जैसे बच्चे के पास वास्तव में चंद्र महारानी जैसा जबरदस्त समर्थक था। सामान्य समय में चेंग वू को चंद्र महारानी की चापलूसी करने का मौका मिलना चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में एक बंदूक की नली को छूने की पहल की थी, जिसके पास उसे कभी भी नहीं जाना चाहिए था।